नमस्कार, यूपीएस मानव की घटनासार करंट की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर घटनासार अर्धवार्षिकी 2025 जो आई है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि लगभग हर एग्जाम के लिए करंट एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है और करंट से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। करंट को इग्नोर करना एक बहुत घातक कदम माना जाता है। हम लोग घटनासार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इन्होंने अभी तक करंट को इग्नोर मोड पर रखा था, उनका करंट थोड़ा सा ठीक ठाक तैयार हो जाए, क्योंकि घटनासार का जो कवरेज है वो कंपेरेटिवली बाकी मैगजीन्स के मुकाबले अच्छा माना जाता है। और ये लगातार होता भी आ रहा है कि घटनासार, अकेले घटनासार लगभग 80 to 85% करंट को कवर कर लेती है। वहीं जिन लोगों ने दूसरे सोर्सेज से करंट को तैयार करके रखा है उनके लिए भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सप्लीमेंट्री सोर्स के रूप में घटनासार एक बेटर ऑप्शन होती है, और घटनासार को किसी भी कीमत पर इग्नोर करके एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग इस घटनासार को कर रहे हैं। हिंदी भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग चलते हैं। करंट के अलावा हिंदी आरओ के एग्जाम में सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जो है क्वेश्चंस का वो कवर करती है। आरओ में हम जानते हैं 200 सवालों का एक पेपर आएगा इस बार, जिसमें 140 सवाल जो होंगे वो जीएस से होंगे और 60 सवाल जो होंगे वो हिंदी से होंगे। और ये 60 सवाल एक बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो लेके चलते हैं। किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से इतने ज्यादा सवाल नहीं है, केवल हिंदी के 6 टॉपिक से 60 सवाल आ रहे हैं। ये हिंदी ही है जो आपको ये एग्जाम क्लियर करवाती है। अगर आपकी हिंदी तैयार है तो जीएस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाने पर भी आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। हिंदी इसमें बहुत कठिन भी नहीं आती, आसानी से इसमें 55 प्लस, और अगर थोड़ा सा और ध्यान दे दिया तो 60 क्वेश्चंस भी इसमें सही सही अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो हम हिंदी में अच्छा परफॉर्म करें, इसी पर्पज से हिंदी के कई सारे वीडियोस जो है वो चैनल पर मैंने डाले हुए हैं, जिसका फायदा भी देखने को मिला। जब पिछला जो कैंसल्ड एग्जाम था उसमें बहुत से साथियों ने 55, 58 और 59 क्वेश्चन तक सही सही अटेम्प्ट किए। तो ये वीडियोस तो हैं ही, इसके अलावा एक और इनिशिएटिव हो रहा है जिसमें आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको यूट्यूब के फ्री वीडियोस के अलावा और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एडिशनल वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस की पीडीएफ और उनके अलावा एडिशनल एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल भी मिलेगा। हिंदी के लिए अगर देखें तो मार्केट में वैसे तो बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नॉन स्टैंडर्ड बुक्स हैं और अलग अलग दूसरे पब्लिकेशंस की भी हिंदी की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है कि इन बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में भी कई जगहों पर गलतियां देकर रखी गई। कई सारी किताबों में तो बहुत सारी गलतियां हैं, कई सारी किताबों में कम है लेकिन गलतियां हैं। ठीक, यहाँ तक कि स्टैंडर्ड बुक्स में भी गलतियों की भरमार है। तो एक बात ये भी है इसके अलावा कि कई शब्द ऐसे भी हैं जिनका जो जवाब होना चाहिए वो कुछ और होना चाहिए, लेकिन आयोग उनके अपने खुद के जवाब तैयार करके रखता है। आयोग के अपने विलोम, आयोग के अपने तत्सम और पर्यायवाची हैं जिनको वो अक्सर फॉलो करता है, जो किताब में कुछ और दिए हैं लेकिन आयोग अपना जो जवाब है वो कुछ और मान के बैठता है। तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ज्योत्सना एक शब्द है, इसकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्तनी देके रखी गई, लेकिन आयोग अपनी एक अलग वर्तनी मान के चलता है। तो ये सब भी जानना जरूरी है। तो ये जो मटेरियल आपको यहाँ पर मिल रहा है उसमें इन सब बातों का भी ध्यान रखा गया है। जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो पूरी तरीके से एररलेस है। किताबों में जो गलतियां हैं उन गलतियों को भी इसमें सुधार लिया गया है। सभी स्टैंडर्ड बुक्स और जितनी भी बुक्स हैं उन सब का एसेंस इन शीट्स में जो आपको मिलेंगे उसमें शामिल है। साथ ही साथ, अच्छा, उसमें उनकी गलतियों को भी सुधार कर शामिल कर लिया गया है। आयोग, इसके अलावा आयोग अगर किसी चीज का कोई स्पेसिफिक आंसर ही मानता है तो उसको भी वहां पर मेंशन कर दिया गया है, जिससे कि आप उससे भी अवेयर रहें। इसके अलावा यहाँ पर इस इनिशिएटिव में डाउट्स का भी रेजोल्यूशन होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। टेस्ट भी इसमें शामिल है, लगभग 18 टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ये टेस्ट जो है ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है, बल्कि इन टेस्ट में उन पॉइंट्स को शामिल किया गया है जो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जहां पर आयोग आपको सबसे ज्यादा घुमा देता है, या वो टॉपिक्स, वो पॉइंट्स, वो शब्द जिनको लोग सबसे ज्यादा गलत करते हैं। इन टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप उन गलतियों को, उन कंफ्यूजन्स को आप पहले ही जान जाएंगे, उनसे पहले ही अवेयर हो जाएंगे, जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। 18 टेस्ट में, हर टेस्ट में 60 जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से टोटल लगभग ऐसे 1100 पॉइंट्स को कवर किया गया है जो कंफ्यूज करते हैं, जो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक,
तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेस्ट में अगर आप 50 के आसपास का भी स्कोर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि रियल एग्जाम में आप 55 प्लस के स्कोर के बराबर पहुंचेंगे। फीस भी इसकी बहुत ज्यादा नॉमिनल है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। इतनी फीस नहीं है कि आपको सोचना पड़े, और इतनी फीस में अगर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो ये ना के बराबर है। ठीक। तो अगर आप इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हिंदी ही आपको एग्जाम पास कराएगी, तो हिंदी में मजबूती लानी जरूरी है। एक बात और, यहाँ पर कोई ऐप नहीं है, सब कुछ व्हाट्सएप पर चलेगा। आपको सारा मटेरियल, वीडियोस और टेस्ट के लिंक्स जो भी होंगे वो सब व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। टेस्ट का आपको सॉल्व पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिससे आप उसकी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट ऑनलाइन होंगे, विद नेगेटिव मार्किंग मार्किंग होंगे, और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सेगमेंटल टेस्ट भी हैं, और जो एक असॉर्टेड टेस्ट होता है वो भी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हिंदी के लिए इनिशिएटिव की। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे करंट की बात कर लेते हैं, और चलिए घटना सार शुरू कर लेते हैं। और ये जो वीडियो है, ये घटना सार सीरीज का 12वां वीडियो है। और इसमें हम लोग आर्थिकी शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आज इसी वीडियो में पूरी आर्थिकी हमारी खत्म हो जाए। अभी मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, लेकिन किसी वजह से आवाज नहीं रिकॉर्ड हो पाई, तो मैं दोबारा से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कोशिश करूंगा कि मैं पूरा खत्म कर दूं, और अदरवाइज बाई चांस अगर वीडियो बहुत लंबा हो गया तो इसको अगले उसमें कल मैं इसको फिनिश कर दूंगा। इसके बाद जो नई वाली जो घटना सार है वो भी आ चुकी है। तो इसको खत्म करने के बाद हम लोग जो नई वाली घटना सार है उसमें जो एडिशनल पॉइंट है जो यहाँ पर कवर कर चुके हैं वो तो हमारे कवर हो गए, लेकिन उसमें जो एडिशनल पॉइंट्स होंगे जो इस वाली घटना सार में नहीं थे उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे अलग से, इससे कि एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से सारा हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इस घटनासार को शुरू कर लेते हैं, और आर्थिकी वाले पोर्शन को हम लोग यहाँ पर आर्थिक समीक्षा 2024-2025 से शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर साल जब हमारा बजट आता है तो बजट के आने से पहले सरकार के द्वारा एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, जिसको आर्थिक समीक्षा कहा जाता है, जिसमें सरकार जो है वो पिछला साल जो कि अब खत्म हो रहा है उस साल में सरकार की क्या परफॉर्मेंस रही है, जो अलग अलग सेक्टर्स इकोनॉमी के हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए, उन कदमों के उठाए जाने का क्या असर रहा, क्या चुनौतियां आई हैं, उन सभी के बारे में और भारतीय अर्थव्यवस्था का एक ओवरऑल खाका हमारे सामने रखा जाता है इस डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट को हम इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक समीक्षा के नाम से जानते हैं। बजट के ठीक पहले इसको जारी किया जाता है। तो ये जो आर्थिक समीक्षा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा का डॉक्यूमेंट तो जो वो तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जो घटना सार है इसमें हमारे पास का पूरा एसेंस, पूरा क्रक्स जो है वो यहाँ पर देके रखा गया है। हमारे जो भी जरूरी है वो सब यहाँ पर देके रखा गया है। तो इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसके बावजूद भी कुछ चीजें अगर ऐसी आ गई होंगी जो हमारे लिए जरूरी नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे, और जो जरूरी चीजें हैं कि उन्हीं को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो जितना भी हाईलाइट किया जाए आप लोग केवल उसको ही ध्यान में रखिएगा, मैं चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा यहाँ पर। तो हम लोग बात कर लेते हैं, और ये बात इसमें लिखी हुई है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए जो नियमित वित्तीय बजट है उसको पेश करने से एक दिन पहले 2024-25 की आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया। तो 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया गया। ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 31 जनवरी 2025 को संसद में पेश किया इसको। जो आर्थिक समीक्षा है इसको प्रिपेयर किया जाता है वित्त मंत्रालय के जो प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की लीडरशिप में इसको तैयार किया जाता है। और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस समय है वो कौन है, वो है वी आनंद नागेश्वरम, जिनके नेतृत्व में 2024-2025 की इस इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया गया, जिसमें इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स, उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस, उनकी अचीवमेंट्स के साथ साथ इकोनॉमी के सामने जो आ रही चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उन सब का लेखा जोखा हमारे सामने रखा गया। ठीक। इसके अलावा जैसा मैंने बताया सरकार के द्वारा जो भी काम वहां पर किए गए उनका भी यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो चाहे फिजिकल हेल्थ हो, इकोनॉमी जो पोजीशन कंट्री की है वो मॉनिटरी और जो एक्सटर्नल ट्रेड से संबंधित चीजें हैं, फॉरेन रिजर्व से संबंधित चीजें हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित चीजें हैं, सभी चीजों को यहाँ पर दिखाया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था का एक व्यापक, एक वाइड जो खाका है वो खाका हमारे सामने ये इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा रख दिया जाता है। ठीक।
ये जो इस साल की इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी एक चैप्टर रखा गया है, जिसमें जो इसमें उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे रिलेटेड जो कंसर्न्स उनको रखा गया है, साथ ही साथ जो लेबर मार्केट है, जो नौकरियां हैं, जो श्रम बाजार है, उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या चुनौतियां आएंगी, और क्या सरकार को और देश को कदम उठाने चाहिए उससे निपटने के लिए। हमारे जो एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में क्या परिवर्तन लाने की जरूरत है, ये सब चीजें उसमें जो है वो डिस्कस करी गई हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक। तो इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग में श्रम व्यवस्था का विवेचन भी इसमें किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहली हमारे पास लिखी है वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बाद भी भारत निरंतर आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता यानी कि जो ग्लोबल लेवल है, उस ग्लोबल लेवल में अगर हम देखें तो एक अनसर्टनिटी का माहौल बना हुआ है। अनसर्टनिटी का माहौल बना हुआ है क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं एक साथ पूरी दुनिया में होती चली आ रही हैं। ठीक। बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिल रहे हैं, जिनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ये है कि आर्थिक क्षेत्र में एक अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। उसका एक एग्जाम्पल हमारा जो ये वॉर्स चल रही है दुनिया के दूसरे देशों के बीच में, ऐसे हमारे पास रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। दुनिया के बहुत से देशों में सिविल डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं अंदर ही अंदर। हमारे पड़ोस में हम बांग्लादेश में ही देख लें क्या पोजीशन है। भारत और पाकिस्तान में अभी क्लैश हुआ है। इसके साथ साथ श्रीलंका में हम लोगों ने देखा कि अभी वो उभर ही रहा है, वहां पर जो एक पॉलिटिकल जो संकट आया था उससे। साथ ही साथ अगर हम अपने थोड़ा सा दूर देखें, मिडिल ईस्ट में देखें, तो वहां पर भी इसराइल, फिलिस्तीन, ईरान, इराक, इन सब में अपना एक अलग क्लैश चल रहा है। तो पूरे ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं छोटे और बड़े लेवल पर उथल पुथल जारी है, और इस उथल पुथल का असर जो है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जिसमें एक अनसर्टनिटी जो है वो आ गई है। लेकिन इन सबके बावजूद भी आर्थिक समीक्षा में ये कहा गया है कि ग्लोबल लेवल पर इतनी अनसर्टनिटी, इतनी उथल पुथल होने के बाद भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, ना के बराबर असर पड़ा है। और भारत उसके बावजूद भी निरंतर यानी कि कंटिन्यूअसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। ये भारत की एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को और इकोनॉमिक मैनेजमेंट को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमारा अगला पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि 2024-25 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी को अगर हम बोले तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, ये रियल जीडीपी क्या होती है, और इससे संबंधित जो दूसरी चीजें हैं, ये हमारे पास पूरी आर्थिकी वाले पोर्शन में बार बार आएगा, तो इसको एक बार समझ लेना जरूरी है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ये जो सकल घरेलू उत्पाद है ये क्या होता है? अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी भी देश की सीमा के अंदर, किसी भी देश की सीमा के अंदर एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तुओं और फाइनल सर्विसेज यानी कि अंतिम सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उनकी जो मॉनिटरी वैल्यू है, उनका जो मौद्रिक मूल्य है, उसको उस देश की उस साल की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक। तो अब ये जो सकल घरेलू उत्पाद एक बेसिक टर्म है, इस बेसिक टर्म से कई सारे दूसरे टर्म्स भी निकल के आते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो जीडीपी से ही निकला है एनडीपी यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी से ही निकला है जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी निकला है यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकला है। इसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय का जो कंसेप्ट है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जीडीपी की बात अगर करें तो जीडीपी हमारा दो प्रकार का होता है। जीडीपी से निकले सभी कंसेप्ट भी इसी तरीके से दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी, जिसको हिंदी में बोला जाता है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या वास्तविक जीडीपी। और दूसरा होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या होता है? रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी वो जीडीपी होता है जिसको कैलकुलेट किया जाता है कांस्टेंट प्राइसेस पर, या जिसको निकाला जाता है स्थिर मूल्यों पर। और नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होता है इसको करंट प्राइसेस पर।
या चालू मूल्यों पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक। अब इसका मतलब क्या है, इसको मतलब एक बार हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे देश में बहुत सारी चीजों का वैसे तो प्रोडक्शन होता है, सर्विसेज का और गुड्स का, लेकिन हम समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे देश में केवल एक चीज का उत्पादन होता है और किसी भी चीज का उत्पादन नहीं किया जाता। और वो एक चीज क्या है, वो एक चीज है पेन। और 2023-24 में हमने माना कि हमारे देश में 1 लाख यूनिट पेन का प्रोडक्शन किया गया। कितने पेन बनाए गए? 1 लाख पेन का बनाए गए। तो अगर हमको जीडीपी निकालनी है तो हमको इन 1 लाख पेनों की मॉनिटरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मौद्रिक मूल्य निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको इनके साथ इनके प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माना कि इन पेनों का जो कीमत है वो 10 रुपए है, तो जो हम इन 1 लाख पेनों को 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल पेनों की कीमत कितनी आ जाएगी? 10 लाख रुपए। और क्योंकि हमारे देश में किसी और चीज का हमने प्रोडक्शन नहीं किया है, तो यही जो मॉनिटरी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी जीडीपी। अब इसको एक तरीके और देखते हैं कि मान लीजिए 2023-24 में तो हमने 1 लाख पेनों का उत्पादन किया जो 10 रुपए के थे, और इससे हमारी 2023-24 की जीडीपी जो आ गई वो 1 लाख रुपए आ गई। अब अगला साल आता है 2025-2026, सॉरी 2024-2025 हमारे सामने आता है। 2024-2025 में हमने कहा कि हमने जो पेन का उत्पादन किया, वो पेनों का उत्पादन किया गया है 80,000 पेन। कितने पेन हमने बनाए? 80,000 यूनिट्स पेन हमने बनाए। और पेनों का जो दाम है, जो प्राइस है, वो बढ़ जाता है, प्राइस बढ़कर हो जाता है 15 रुपए। तो अभी 10 रुपए का पेन था 2023-24 में, और 24-25 में पेन का दाम कितना हो गया? 15 हो गया। तो अब 2024-25 में 80,000 पेन हमने बनाए हैं, और एक पेन अगर 15 रुपए का है तो 80,000 पेनों की मॉनेटरी वैल्यू कितनी हो गई? ये हो जाएगी हमारे पास 12 लाख रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि 2023-24 में हमारी जो जीडीपी थी वो 10 लाख रुपए थी, और 2024-25 में हमारी जीडीपी 12 लाख रुपए है, तो हमारे देश में जीडीपी में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? तो सीधी सीधी बात हमको दिखाई पड़ रही है कि 2023-24 में हमारी जीडीपी 10 लाख थी, और 2024-25 में जीडीपी हमारी 12 लाख हो गई। यानी कि कोई अंधा भी बता देगा कि जीडीपी बढ़ी है। ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ एक चीज ध्यान दो कि हमने 2023-24 में उत्पादन तो 1 लाख पेनों का किया था, और 2024-25 में हमने केवल 8 लाख पेनों का उत्पादन किया है, तो हमारा उत्पादन तो घट गया। यानी कि हमने तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो घट गया, और जीडीपी तो प्रोडक्शन का ही जो है वो एक मेजर होता है। तो ये तो जीडीपी घटनी चाहिए थी। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, जीडीपी प्रोडक्शन के घटने के बाद भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमारा जो दाम था वो 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो गया। यानी कि एक्चुअली में अगर देखें तो हमारे देश का उत्पादन घटा है, उसके बावजूद भी हमारी जीडीपी हमको बढ़ के दिखाई पड़ रही है। क्योंकि पेन का दाम जो पहले 10 रुपए था वो बढ़कर कितना हो गया है? 15 रुपए हो गया है। तो ये जो वैल्यू बढ़ी है जीडीपी की, ये उत्पादन के बढ़ने से नहीं बढ़ी। ये इसलिए बढ़ी क्योंकि देश में महंगाई बढ़ गई है, देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो ये जो जीडीपी निकल के आई, ये जीडीपी हमारी सही जीडीपी नहीं है, सही पिक्चर नहीं दिखा रही है। ये इन्फ्लेशन की वजह से इसमें यहाँ पर जो दाम बढ़ गया है, उसकी वजह से जीडीपी हमको बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। वास्तविकता में जीडीपी बढ़ी नहीं है, वास्तविकता में हमारी जीडीपी घटी है। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने 2023-24 की जीडीपी कैलकुलेट करी, तो हमने 2023-24 में जो दाम 10 रुपए था वो कंसीडर किया, और 2024-25 में जब जीडीपी हमने कैलकुलेट करी तो हमने 2024-25 में जो 15 रुपए दाम था वो कंसीडर किया। यानी कि हमने यहाँ पर जिस साल की जीडीपी निकालनी है उसी साल के प्राइसेस से प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई किया और जीडीपी निकाली। तो इस प्रकार की जीडीपी को जो हम कैलकुलेट करते हैं, जब उस समय जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस को, उस चलते हुए प्राइस को लेकर जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं चालू कीमतों पर निकाली गई जीडीपी। यानी कि ये वाली जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइसेज या जीडीपी एट चालू मूल्य, और इसी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, जो हमारे देश के विकास का, हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ की करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाती, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का, महंगाई का प्रभाव पड़ जाता है। तो अगर हमको सही जीडीपी निकालनी है तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस महंगाई का, इस इन्फ्लेशन का हमारी जीडीपी की कैलकुलेशन पर इम्पैक्ट ना पड़े और नलीफाई हो जाए, उसको हम लोग किनारे कर दें। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए एक बेस ईयर मान लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि इस बेस ईयर का जो प्राइस था उसी प्राइस को हम किसी भी साल की जीडीपी निकालें उसी के हिसाब से निकालेंगे।
तो मान लिया हमने, हम दूसरे तरीके से करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने वो देखा था, इधर आ जाते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर एक ही साल डिसाइड कर लिया कि भाई 2011 2012 में जो पेन का प्राइस था, उसी पेन के प्राइस को हम आगे हर आने वाले साल में जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि जीडीपी पे प्राइस के उतार चढ़ाव की वजह से, प्राइस कम या ज्यादा होने की वजह से जो जीडीपी ऊपर नीचे हो जाती है वो खत्म हो जाए। तो हमने माना 2011-12 में पेन की कीमत कितनी थी, 8 रुपए की थी। तो अगर हम इसको लेके चलेंगे और हम इसी प्राइस के आधार पर 2023-24 की जीडीपी अगर निकालें, तो 2023-24 में पेन का उत्पादन था 1 लाख पेन का, और 8 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीडीपी हमारी आ जाएगी कितनी, 8 लाख रुपए। ये आ गई जीडीपी। फिर हम 2024-25 में आ जाते हैं और हमने कहा 2024-25 में पेनों का उत्पादन कितना है, 8 लाख, और 8 से मल्टीप्लाई किया तो जीडीपी कितनी आ गई, 6,40,000। ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ पर ये मान लें कि एक ही चीज का उत्पादन होता है जो कि पेन है। तो अगर अब हम लोग देखें तो यहाँ पर जीडीपी 2023-24 में 8 लाख का आई थी, और 2024-25 में कितनी आ गई, 6,40,000 आ गई, जो कि साफ साफ हमको दिखा रही है कि प्रोडक्शन में कमी हुई है, और प्रोडक्शन में कमी आने से जीडीपी जो हो गई है वो क्या हो गई है, घट गई है, कम हो गई है। ये रियल जीडीपी है जो एक्चुअल प्रोडक्शन को मेजर करते हुए हमारे सामने आती है। यहाँ पर जीडीपी हमने 2023-24 के भी 8 रुपए पर ही निकाली, 2024-25 की भी 8 रुपए पर निकाली, इसके पहले सालों की भी 8 रुपए पर ही निकाली होगी। क्यों? क्योंकि हमने एक बेस ईयर मान लिया, एक आधार वर्ष मान लिया, और उस आधार वर्ष के दामों का इस्तेमाल करते हुए ही हम यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो 2023 24 24 25 25 26 22 23 21 22 इन सभी सालों में जो प्राइस लिया गया है वो क्या है, 8 रुपए ही है। यानी कि प्राइस कैसा है, कंस्टेंट है। एक बेस ईयर के प्राइस को कंस्टेंट मान लिया गया, तो इसको बोलते हैं स्थिर मूल्यों पर निकाली गई जीडीपी, या कंस्टेंट प्राइसेस पर निकाली गई जीडीपी। और यही जीडीपी जो है वो होती है रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी। तो जब भी हमको अपनी इकोनॉमी को अपने ही परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना होता है, या कहीं से भी कोई कंपैरिजन करना होता है, तो हम इसी रियल जीडीपी को निकालते हैं, वास्तविक जीडीपी को निकालते हैं, जो ज्यादा रिलायबल मेजर है सकल घरेलू उत्पाद का या जीडीपी की ग्रोथ का। तो मुझे लगता है कि आपको ये दो कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी क्या होता है। तो यही वाली जो वास्तविक जीडीपी रही है 2024-25 में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी ग्रोथ रेट जो है वो 6.4% रही, जो दशकीय औसत के काफी निकट है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें ध्यान रखना है कि 2024-25 की जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.4% थी। और अगर कोई आपसे ये भी ना बोले कि रियल जीडीपी बताओ या नॉमिनल जीडीपी बताओ, वो केवल जीडीपी बोल रहा है, तो जीडीपी, अगर केवल जीडीपी बोल रहा है तो उसका मतलब होता है रियल जीडीपी की ही बात हो रही है, वास्तविक जीडीपी की बात हो रही है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस या स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की ही बात हो रही है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अगर जीडीपी बोला जाए तो वास्तविक जीडीपी की ही बात करेंगे, और वो 6.4% रही, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इस पर सवाल पूछा जा सकता है कि कितनी ग्रोथ रेट रही जीडीपी की। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है यहीं पर कि 2024-25 में जो वास्तविक मूल्य वर्धन है, वास्तविक मूल्य वर्धन होता है वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन है, ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। और वास्तविक का मतलब हम लोग अभी देख लेते हैं। तो जैसे जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी जो है वो हमारी टोटल प्रोडक्शन को कंसिडर करती है कि एक साल में कुल उत्पादन कितना हुआ। वहीं जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, ये किस बारे में बात कर रहा है, ये वैल्यू एडिशन की बात कर रहा है, ये मूल्य वर्धन की बात कर रहा है, ये बता रहा है कितनी वैल्यू ऐड हुई है। ठीक। अब ये जो वैल्यू एडिशन है ये भी दो तरीके से निकाला जाता है, ये भी हम कंस्टेंट प्राइसेस पर निकाल सकते हैं जीडीपी की तरह, और इसको भी हम करंट प्राइसेस पर निकाल सकते हैं जीडीपी की तरह। लेकिन बात यहाँ पर भी वही है कि जो ज्यादा भरोसेमंद है और जो सही पिक्चर हमको दिखाता है वो कौन सा होता है, वो रियल वाला ही होता है, जो कंस्टेंट प्राइसेस पर या स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है। इसीलिए यहाँ पर वास्तविक मूल्य वर्धन या ग्रॉस वैल्यू एडिशन वास्तविक ही लिया गया है। इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है वैल्यू एडिशन का मतलब। तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं कि मान लिया कि एक व्यक्ति है जो किसी चीज का उत्पादन करता है अपनी फैक्ट्री में, और उसने अपनी फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल मंगाया, कच्चा माल मंगाया, वो कितने का मंगाया, 100 रुपए का कच्चा माल मंगाया। मानिए 100 रुपए का कच्चा माल क्या था, कपड़ा था। ये कपड़ा उसने मंगाया और अपनी फैक्ट्री में उसको प्रोसेस कर सिलाई वगैरह करके उसने तैयार कर दी एक शर्ट, और इस शर्ट की वैल्यू कितनी है, 150। तो अगर हम उत्पादन को देखेंगे तो उत्पादन कितने का हुआ, 150 का हुआ, तो जीडीपी में तो 150 जोड़ा जाएगा।
लेकिन अगर हम ये पूछे कि वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 100 रुपए की चीज ली थी उसने और मूल्य कितना ऐड कर दिया, 50, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ है यहाँ पर, 50 हुआ है। तो ये पूरा लिया जाता है किसमें, जीडीपी में। और ये जो वैल्यू एडिशन हुआ, कितना मूल्य बढ़ गया आपके प्रोसेस करने से, वो वैल्यू एडिशन लिया जाता है जीवीए में। ठीक है। तो 2024-25 में जो मूल्य वर्धन हुआ वास्तविक, जो रियल वैल्यू एडिशन हुआ, ये भी कितना हुआ है, 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। तो आसानी हो गई है हमारे लिए, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो भी 6.4% और रियल जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन की जो ग्रोथ है वो भी 6.4% यहाँ पर है। तो आसानी से हमको ये याद हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले साल। तो 2024-25 में जो कृषि क्षेत्र है उसमें 3.8% की वृद्धि हुई है, ऐसा अनुमान है। वहीं इंडस्ट्रियल एरी सेक्टर में वृद्धि का अनुमान कितना है, 6.2%। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है उसमें 7.2% की वृद्धि की संभावना यहाँ पर दर्शाई गई है। तो तीनों ही सेक्टर्स हमारे सामने आ गए। इसमें पूछ लेता है तो हम लोग पहले यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो बताई गई है, 3.8% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करी गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ है वो बताई गई है कि वो 6.2% हो सकती है। और जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होने का जो अनुमान लगाया गया है वो 7.2% का लगाया गया है। अब इसमें सवाल में आपसे पूछ सकता है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट कितने होने का अनुमान है, तो 3.8%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना है, 6.2%। एग्रीकल्चर में 3.8, मैन्युफैक्चरिंग में 6.2% और सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र में कितना है, 7.2% की वृद्धि का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, तो सर्वाधिक वृद्धि यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ होने का जो एस्टिमेशन है, जो अनुमान लगाया गया है वो सर्विस सेक्टर में लगाया गया है, कितना है, 7.2% है। इसको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर के रूप में भी पूछ सकता है। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आती है, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आता है, और सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र हमारा तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्शरी सेक्टर में आता है। तो इन सभी चीजों को दिमाग में बैठा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो ये जरूरी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आर्थिक समीक्षा में फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो ग्रो जो जो रियल जीडीपी है उसके 6.3% से 6.8% के बीच में रहने का अनुमान है। तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि 2024-25 में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, 2024-25 में जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 6.4% रहने का अनुमान देखिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक। लेकिन अगले साल का यानी कि 25-26 में कितना रहेगा उसका भी एक अनुमान बता दिया गया है कि भाई 2024-25 में तो 6.4% है, लेकिन 2025-26 जो आने वाला है इसमें जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिनारियो है, इन सबको ध्यान में अगर देखा जाए रख के, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2025-26 में जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट 6.3% से 6.8% यानी कि 6.3 से 6.8% के बीच में रहने का अनुमान लगाया गया है, रखा गया है। ठीक। ध्यान रखनी है इन सब बातों को। अगला है यहाँ पर, ये तिमाही विमाही का हम लोगों को नहीं देखना, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कि बेहतर खरीफ उत्पादन। हमारे देश में हम जानते हैं 3 तरीके की फसलें होती हैं, खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती है और रबी की फसल होती है। खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि रबी की फसल जो है वो सर्दी में होती है, जायद की फसल जो है वो खरीफ और रबी की फसल के बीच में जो समय होता है उसमें किया जाता है। ठीक है, उसमें किया जाता है। प्लस इनमें कौन कौन सी फसलें हैं ये भी आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। अक्सर आरओ में, क्योंकि एग्रीकल्चर भी हमारा आरओ में एक सब्जेक्ट है जिस पर सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके कंटेक्स में खरीफ, रबी और जो जायद है इनकी फसलों के नाम अक्सर पूछ लेता है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, रबी की फसल कब बोई जाती है और जायद की फसल कब बोई और काटी जाती है, इन सब फसलें और इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो ये बता रहा है कि बेहतर खरीफ उत्पादन और पानी की समुचित व्यवस्था की वजह से जो उत्पादन रहा खरीफ की फसल में वो बहुत ही अच्छा रहा, वो बहुत ही उत्साहजनक रहा। और ये कह रहा है कि फिनेंशियल ईयर 2024-25 में कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन
कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन जो है वो 1647.05 लाख मीट्रिक टन LMT होने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। ये जो है वो पिछले साल 2023-24 की तुलना में 5.7% ज्यादा है। और पिछले 5 सालों का जो एवरेज फूड प्रोडक्शन था, उस 5 सालों के एवरेज फूड प्रोडक्शन ने सीरियल प्रोडक्शन खाद्यान्न उत्पादन से 8.2% ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। औद्योगिक क्षेत्र में 6% की वृद्धि और 2024 तिमाही विमाही का दिया है, तो इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तिमाही विमाही नहीं पूछता, एनुअल के बारे में हमको ध्यान रखना है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सेवा क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। पहली और दूसरी तिमाही में 7.1% और ओवरऑल हम लोग देखें 7.2% है। ठीक, मौद्रिक समीक्षा के दूसरे अध्याय में, दूसरा अध्याय किससे संबंधित है? जो सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, वो देश के मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र यानी कि मॉनिटरी और फिनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट की स्थिति के संबंध में बात करता है। ये कहता है कि 2024-25 के पहले 9 महीने में भारत के मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्रों में मॉनिटरी और फाइनेंशियल सेक्टर्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कैसे करता है? बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, उनको ये कंटेक्स्ट में लेता है, जिनमें से एक है हमारा RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक, फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बेसिकली क्या बात करता है? ये बताता है कि भाई देश में कितने लोगों की जो पहुंच है वो वित्तीय सेवाओं तक है, फिनेंशियल सर्विसेज तक कितने लोगों की जो है वो पहुंच है। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों का फिनेंशियल इंक्लूजन होगा देश में, उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि उनकी जो बचत है जो, वो क्या होगी, वो अब फ्लो में आ जाएगी इकोनॉमी की। उन लोगों की जो पहुंच है लोन्स वगैरह को, वो मजबूत होगी। वो आसानी से लोन्स वगैरह लेके काम कर सकेंगे, जिसका भी असर किस पर पड़ेगा? देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पड़ेगा, देश की इकोनॉमी में पड़ेगा। तो ये बता रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है, फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है, वो मार्च 2024 के अंत में आज 64.2 हो गया है, जबकि मार्च 2021 में 53.9 था। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं? ये इस बात को दिखा रहा है, ये इस बात को डिपिक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि देश में जो फिनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़ा है, देश में जो वित्तीय समावेशन है वो बढ़ी है। देश के वो लोग जो पहले जिनकी पहुंच वित्तीय और बैंकिंग यानी कि फिनेंशियल बैंकिंग सेक्टर सर्विसेज तक नहीं थी, अब उनकी पहुंच भी फिनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज तक हो रही है। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बहुत बड़ा योगदान है, जो दूर दराज के और रिमोट एरियाज में भी जो बैंकिंग सर्विसेज है वो प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बढ़ के 64.2 हो गया। जितना भी हाईलाइट करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसके अनुसार भारत का जो फिनेंशियल इंक्लूजन है, इसको बेहतर बनाने में जो योगदान है, वो योगदान मैंने आईपीपीबी का नाम तो लिया ही लिया। इसके अलावा जो ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं हैं, रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ ही साथ जो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि उन्होंने जो एक मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेसिक जो फ्रेमवर्क है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फाइनेंस किया है। और उनको फाइनेंस करके भारत के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें उन्होंने उल्लेखनीय योगदान जो है वो दिया है। ठीक, इस पर सवाल आ सकता है कभी कभी, तो कोई लाइन ही उठा के दे सकता है साथ, ये लाइन दे देगा और बताएगा कि बताओ ये सही है कि नहीं है। तो इकोनॉमिक सर्वे की लाइनें हमें दिमाग में रखनी जो जरूरी है। ठीक, अब ये जो वित्तीय समावेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इससे इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उनके लिए बचत, उनके लिए इन्वेस्टमेंट और जो ऋण है उसकी सुविधा जो है बढ़ेगी, इससे कि देश का आर्थिक विकास मजबूत होगा। कैसे मजबूत होगा? भाई जो नॉन बैंकिंग एरियाज हैं, जहाँ के लोगों की अभी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं है, वो लोग जो भी अगर बचत करते होंगे, वो बचत हमारी बैंक्स वगैरह में नहीं जा रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा रही, तो वो देश के मॉनिटरी फ्लो में नहीं आ पा रही हैं। और देश के मॉनिटरी फ्लो में नहीं आ रही तो उनका इस्तेमाल देश के आर्थिक विकास के लिए नहीं हो रहा है। और अब अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है तो वो लोग अपने पैसे को कहाँ पर जमा करेंगे? बैंकों में जमा करेंगे।
कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि वो फ्लो में आ जाएगा, ब्लॉक नहीं रहेगा। इसके अलावा उन लोगों की ऋण तक पहुंच बढ़ेगी, जिससे कि वो बैंक से लोन लेके अलग अलग योजनाओं में लोन लेके वो क्या कर सकेंगे, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जब बिजनेस शुरू करेंगे, व्यापार शुरू करेंगे, काम शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, देश के इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पड़ेगा। तो ये जो वित्तीय संस्थान है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देकर इन्होंने आर्थिक गतिविधियों के लिए बचत, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट और ऋण यानी कि डेट की सुविधा प्रदान करके देश के आर्थिक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभाते हैं। क्लियर। फिर यहाँ पर आगे आ जाते हैं, बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में उपभोक्ता ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। अब कुल ऋण का मतलब क्या है, जब हम बैंक की बात करते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो उनका एक काम होता है लोन देना, ऋण देना वगैरह भी उनका एक काम होता है। और यहाँ पर अगर देखें तो ऋण कई प्रकार के होते हैं, डेट कई प्रकार के होते हैं, लोन कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग लोन लेते हैं कि उनको गाड़ी खरीदनी है, किसी को कार खरीदनी है, किसी को बाइक खरीदनी है। कुछ लोग लोन ले रहे हैं कि उनको महंगा मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह खरीदना है, किसी को मकान खरीदने के लिए लोन चाहिए, किसी को जमीन खरीदने के लिए लोन चाहिए, किसी को कोई बिजनेस शुरू करने के लिए लोन चाहिए, किसी को मशीन खरीदने के लिए लोन चाहिए। तो ये टोटल जो लोन बैंकों के द्वारा दिया जाता है, इसको बोलते हैं कुल ऋण। सभी प्रकारों के ऋणों को जोड़ लिया जाए तो वो कुल ऋण कहलाते हैं। अब इन टोटल ऋणों में जो उपभोक्ता ऋण है, जिसको हम कंज्यूमर डेट, कंज्यूमर लोन भी बोलते हैं, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कंज्यूमर ऋण क्या, या उपभोक्ता ऋण या कंज्यूमर जो फाइनेंसिंग है वो क्या होती है, कंज्यूमर गुड्स के लिए जो लोन लिया जाता है उसको हम उपभोक्ता ऋण या कंज्यूमर लोन या कंज्यूमर फाइनेंस या कंज्यूमर डेट बोलते हैं। अब ये कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, वो चीजें जिनको व्यक्ति अपने इस्तेमाल के लिए ले रहा है, वो कंज्यूमर गुड्स हैं। जैसे किसी ने कार खरीदने के लिए लोन लिया, तो कार एक कंज्यूमर गुड है। अच्छा, अगर कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी ले रही है, तो वो तो अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए लेगी ना। लेकिन अगर हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, या कोई भी पर्सन ले रहा है, तो वो कंज्यूमर गुड के अपने इस्तेमाल के लिए लेगा, तो वो कंज्यूमर गुड है। कोई पर्सन जाता है और वो आईफोन 16 प्रो मैक्स परचेज करके ले आता है, उसकी फाइनेंसिंग कर लेता है कि भाई 100% फाइनेंस कर दो, या कुछ पैसा हम दे रहे हैं बाकी की इंस्टॉलमेंट कर दो। तो ये जो बाकी की इंस्टॉलमेंट बनी, ये क्या है, ये कंज्यूमर लोन है। कोई व्यक्ति को टैबलेट की जरूरत है, किसी व्यक्ति को जरूरत है कम लैपटॉप की, तो वो लैपटॉप लेने के लिए गया, और आजकल आसानी से फाइनेंसिंग सर्विसेज अवेलेबल है, तो वो जाके लैपटॉप ले आया। ठीक, तो ये सब क्या है, ये कंज्यूमर गुड्स है, और कंज्यूमर गुड्स की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। ठीक, कंज्यूमर गुड्स की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, और गैर बैंक वित्त पोषण में वृद्धि हुई है। आज हम लोग देखते हैं कि हर आदमी के हाथ में महंगा मोबाइल जो है वो आ रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले अगर जमाने की बात करें, आज से कुछ समय पहले के, तो ये जो महंगे महंगे मोबाइल थे, ये महंगे महंगे मोबाइल कुछ गिनती के गिने चुने लोगों के हाथ में ही हमको देखने को मिलते थे, जिनको अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि कोई आदमी 20,000 30,000 की नौकरी भी कर रहा है, 20,000 30,000 रुपये भी कमा रहा है, तो वो जाता है और फाइनेंस करवा के आईफोन खरीद लेता है, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल परचेज कर लेता है, और पैसे को इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे देता रहता है। तो ये जो उपभोक्ता ऋण की हिस्सेदारी बढ़ रही है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, तो ठीक है, लेकिन लोगों के लिए अब पूरा ही सिस्टम ईएमआई पर आ जाएगा, लोग ईएमआई में डूब जाएंगे, तो उनकी खुद की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। तो ये वैसे तो सही नहीं है। एक चीज यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पर बात करें कि इसमें जो गैर बैंक वित्त पोषण है, नॉन बैंक फिनेंसिंग ऑप्शन है, इसमें वृद्धि हुई है। गैर बैंक वित्त पोषण की बात अगर हम लोग करें, तो यहाँ पर जो कंज्यूमर लोन या दूसरे लोन है, उनकी फाइनेंसिंग एक तो बैंक से हम लोन ले सकते हैं। बैंक के अलावा भी बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जहां से लोन लिया जा सकता है। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, तो अमेजॉन, अमेजॉन में एक सुविधा है अमेजन पे लेटर की, जहां पर अगर आप अमेजन के पुराने कंज्यूमर हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो आप उस केस में अमेजन जो है वो आपको अमेजन पे लेटर की सुविधा दे सकता है, जहां पर आप अमेजन से सामान परचेज करके पैसे को बाद में दे सकते हैं या इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। ऐसे ही दूसरे भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे पास बजाज फाइनेंस है,
बजाज फाइनेंस के द्वारा भी, बजाज बजाज फाइनेंस सर्व के नाम से है, वहां से भी आप लोन ले सकते हैं और लोन से वो सब चीजें आप परचेज कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस फिनसर्व जो है वो बैंकिंग कंपनी नहीं है, वो नॉन बैंकिंग है। तो ये क्या है, ये जब कोई बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, कंपनी से हम लोग या बॉडी से लोन देते हैं, तो वो कैसा हो गया, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नेचर का हो गया। तो ये बता रहा है कि गैर बैंक वित्त पोषण में वृद्धि हुई है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो प्रोपोर्शन है फाइनेंस करने में, वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसके अलावा आरबीआई की एक और रिपोर्ट है, इसके नाम है फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। इस वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भी एक बात कही गई है, और उसको यहाँ पर इसमें इकोनॉमिक सर्वे में भी शामिल किया गया है कि देश की जो बैंक्स हैं उन बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता, परिसंपत्ति का मतलब होता है इंग्लिश में एसेट, और एसेट के साथ गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, परिसंपत्ति गुणवत्ता यानी कि एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, ये कैसे पता चला? तो यहाँ कहा गया है कि जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकें हैं, इनका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो अनुपात है वो घट रहा है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का अनुपात, हम पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट समझ लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? यहाँ पर एसेट का मतलब है डेट, बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है, बैंकों के द्वारा जो कर्ज दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं बैंकों के लिए एसेट। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि जो एनपीए होता है वो क्या होता है? तो बैंक अगर कभी किसी को लोन देती है, डेट देती है, तो अगर उस व्यक्ति ने लगातार 3 महीने तक, वो व्यक्ति हो सकता है, कोई बॉडी और भी हो सकती है, अगर लगातार 3 महीने, 3 महीने मतलब 90 दिनों का समय है, 90 दिनों तक लगातार ना तो उस पर उसने इंटरेस्ट चुकाया है और ना ही किसी इंस्टॉलमेंट को जमा किया है, तो ऐसा जो डेट होता है, इस डेट को बोल देते हैं, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक। तो अगर बैंक के द्वारा दिया गया कोई कर्जा, कोई डेट, कोई लोन ऐसा है जिसमें लगातार 90 दिनों तक ना तो इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया है लेने वाले के द्वारा, और ना ही उसने किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है, तो ऐसा जो डेट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। अगर उसके बावजूद भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है, उसके बाद आगे भी उस पर ना तो इंस्टॉलमेंट आती है और ना ही इंटरेस्ट आता है, तो फिर वो डाउटफुल डेट बन जाता है, और उसके बाद वो अल्टीमेटली बन जाता है बैड डेट बन जाता है। बैड डेट का मतलब होता है बैंक कहती है अब ये पैसा हमारा डूब गया है, अशुद्ध ऋण बोलते हैं उसको, हमारा पैसा डूब गया, तो उसको बैड डेट बोल देती है। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बैड डेट होने की सीढ़ी में पहला कदम है। तो अगर कोई डेट अगर नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, कोई एसेट नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि अब ये पैसा डूब सकता है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो रेशियो है टोटल डेट में, वो क्या हो, वो कम से कम रहे। कम से कम रहेगा तभी हम कहेंगे कि बैंक अच्छा काम कर रही है। ठीक। और बैंक के एसेट की क्वालिटी अच्छी है। अगर किसी बैंक के द्वारा दिया गया लोन ऐसा है कि अधिकांश लोन डूब जाता है, तो बैंक के जो लोन है, बैंक के जो डेट है यानी कि जो एसेट्स है, उनकी क्वालिटी क्या है, खराब है, डूब सकते हैं। ठीक। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो आप जानते ही होंगे, और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी जो बैंकें हैं, इनका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो रेशियो है यानी कि टोटल डेट और जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इनका जो रेशियो है वो 2017-18 में था 11.2%, जो हाईएस्ट लेवल था। ये मार्च 2024 में घटते घटते 2.8% आ चुका है, और सितंबर 2024 तक ये 2.6% पर आ गया है। इसका मतलब क्या है कि जहां पर हमारे द्वारा दिए गए टोटल लोन में 11.2% लोन डूब जाते थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में चले जाते थे, डूबने की आशंका पैदा हो जाती थी, अब ऐसे केवल कितने बचे हैं? 2.8 मार्च 2024 में और 2.6 सितंबर 2024 में। ठीक। यानी कि बैंकों के एसेट्स की, डेट्स की क्वालिटी सुधर रही है। ये दो वजहों से सुधर सकती है। एक तो ये हो सकता है कि बैंक अब ऐसे लोगों को पैसा देती ही नहीं है जिन लोगों को दिया गया पैसा डूबने का अंदेशा होता है। ठीक। या
जो बैंक है वो अब वसूली बेहतर तरीके से कर रही है। तो दोनों ही केसेस में जो एसेट की क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या है, सुधर रही है। और जो 2.6 सितंबर 2024 में रहा, ये पिछले 12 सालों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रेशियो का लोवेस्ट लेवल था, इससे कम नहीं गया, ये सबसे कम लेवल था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, मैंने बताया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, इनकी लाभप्रदता यानी यानी कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभ कमाने की क्षमता में सुधार हुआ है। और कर पश्चात लाभ यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हर साल जो है वो वृद्धि रही 22.2% की। यानी कि बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, वो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है उनके अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, बैंक जब प्रॉफिट कमाती है उसके बाद उस प्रॉफिट में सरकार को जब टैक्स दे दिया गया तो जो बचा उसको हम लोग कहते हैं पैट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जाता है। अगली चीज है हमारी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग में श्रम व्यवस्था, जो एक अलग से चैप्टर है हमारे इस इकोनॉमिक सर्वे में जो इस साल आया है। ये बता रहा है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना ध्यान से ले रही है और उसका जो संभावित असर है हमारे लेबर मार्केट पे, हमारे वर्क फोर्स पे, हमारे श्रम बाजार पर, उसका उसको ध्यान है। ठीक। हम लोग जनरली ये सोच रहे हैं कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हमारे लेबर मार्केट को, हमारी नौकरियों को एडवर्सली इफेक्ट करेगी, उसको नुकसान पहुंचाएगी। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है नौकरियों को खा जाएगी। ठीक। तो देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक चीज किसी लहजे में फायदेमंद भी होती है और उसी चीज को दूसरे पहलू से देखा जाए तो वो नुकसान दायक भी होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी ये दोनों पहलू जुड़े हुए हैं। एक तरफ जहां इससे नौकरियां जाने का खतरा है, वहीं इससे नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। अब कोई भी नई चीज जब आती है तो उस नई चीज से खतरे तो उत्पन्न होते ही हैं। जैसे कंप्यूटर जब आया था तो कंप्यूटराइजेशन के पहले बड़ा विरोध हुआ था कि कंप्यूटर के आने से नौकरियां चली जाएंगी, कंप्यूटर कई लोगों का काम अकेले कर सकता है। लेकिन वहीं पर जिन लोगों ने कंप्यूटर की स्किल्स सीख ली, कंप्यूटर से फैमिलियर हो गए, उन लोगों की नौकरियां नहीं गई बल्कि उनको ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में मिली। तो यही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है, जहां पर ये नौकरियां खाएगा, वहीं वो लोग जो जागरूक होंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फैमिलियर होंगे, इसका सही इस्तेमाल जानेंगे, इसमें स्किल्स डेवलप कर लेंगे, वो लोग इसका सकारात्मक फायदा उठा सकते हैं, अपनी और अपने देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। है ना, कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो वही इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये अलग से एक सेगमेंट है, अलग से एक चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में श्रम व्यवस्था पर बात करी गई है इसमें, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं तो ये कहूंगा कि आप इस सेगमेंट को अलग से निकलवा के इसको बार बार पढ़ें। और ये जो सेगमेंट है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो टॉपिक आया है, ये आने वाले कई सालों तक हमारे ऐसे के पेपर में, वो चाहे आरओ हो या किसी दूसरे एग्जाम का ऐसे का पेपर हो, उसमें, और जो जीएस के पेपर्स होते हैं रिटर्न वाले पीसीएस मेंस वगैरह में, उसमें छाया रहने वाला है। और इस पोर्शन में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, और क्योंकि गवर्नमेंट का ये पब्लिकेशन है इकोनॉमिक सर्वे, तो बहुत ही ऑथेंटिक और गवर्नमेंट का एक व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको अगर आप कोट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। मैं कोशिश करूंगा, अगर आप कहेंगे तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो इकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन, इसकी एक जिस्ट मैं वीडियो बनाकर कर दूंगा, अगर आप कहेंगे तो। खैर, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। और ये जो सेगमेंट है इसका, ये कहता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से प्रगति, यानी कि इसमें जो प्रोग्रेस हो रही है तेजी से, और ग्लोबल लेवल पर तथा मुख्यतः भारतीय श्रम बाजारों पर इसके संभावित प्रभाव का प्रकाश डाला गया है। यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस तेजी से होते हुई प्रोग्रेस, उसके और उसका ग्लोबल लेवल यानी कि ग्लोबल मार्केट पर, और इंडियन जो लेबर मार्केट है उस पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा, होने वाला प्रभाव जो पड़ेगा, उस पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न होने वाले जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, और जो चैलेंजेस ये लेके आएगी, दोनों की ही चर्चा इस पर करी गई है। इसमें नौकरी का विस्थापन, इकोनॉमिक इनक्वालिटी, और इन चेंजेस को मैनेज करने के लिए एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जरूरत वगैरह के बारे में बात करी गई है इस सेगमेंट में। ठीक। यहाँ पर ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो लेबर मार्केट है,
उसमें ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबर मार्केट के बहुत सारे एरियाज में इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो भाई कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट चीज की तरफ जाएगा, तो वो किसको ध्यान देगा? वो जाएगा कहाँ पर? वो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएगा। और इससे क्या होगा? इससे नौकरियों के विस्थापन की चिंताएं जो है वो बढ़ जाएंगी। ठीक। अब इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इसमें यह कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे में? इकोनॉमिक सर्वे में कहा जा रहा है, अच्छा एक चीज ध्यान रखें, हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हम सब जानते हैं, है ना? तो समीक्षा के अनुसार भारत की जननांकिकी स्थिति यानी कि जो डेमोग्राफी है और जो एक विविध अर्थव्यवस्था है, डाइवर्स इकोनॉमी है, उसको एआई से लाभ हो सकता है ना? हमारे देश की डेमोग्राफिक पोजीशन क्या है? हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड स्टेट है, हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड पाया जाता है, डेमोग्राफिक सरप्लस है हमारे देश में, यानी कि हमारे देश में युवा आबादी जो है, युवा आबादी की संख्या ज्यादा है। ठीक। तो अगर इस युवा आबादी को हम इस तरीके से ट्रेन करें, हम इस युवा आबादी को इस तरीके से मूव करें, इस तरीके से इसको जागरूक करें कि युवा आबादी जो हमारे देश की है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फैमिलियर हो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल से डेवलप करे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके काम करे, तो जाहिर सी बात है कि ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं हमारी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने देश को इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी डेमोग्राफी है, जो हमारे युवा हैं, ये युवा भी अब क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर्स में अपना कैरियर बना सकेंगे, इनोवेशंस कर सकेंगे और अपना और अपने देश दोनों को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि हम उनको उससे संबंधित शिक्षा दें। तो इसके लिए शिक्षा और कार्यबल कौशल में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। देश हमारा कर भी रहा है, हमारे देश में देखिए ना, इंडिया एआई मिशन चल रहा है, और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कई सारी जो इनिशिएटिव्स हैं वो देश में शुरू किए गए हैं, वो इसीलिए किए गए हैं। ठीक है। श्रमिकों को अनुकूलन और सुरक्षा आधार प्रदान करने में मदद करने के लिए संस्थानों को सक्षम बनाने, बीमा करने और नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर इस समीक्षा में दिया गया है। एआई संचालित नवाचार को सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप करने के लिए नीति निर्माताओं, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच त्रिपक्षीय समझौता जरूरी है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेटेड जो इनोवेशन हैं, इन इनोवेशंस को, या हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो हमारे सोशल टारगेट्स हैं, सोशल गोल्स हैं, सामाजिक लक्ष्य हैं, उनमें इसका इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं और जो एजुकेशन सेक्टर है, जो शिक्षा जगत है, ये सब मिलकर काम करें, ये तीनों ही जो अंग हैं ये मिलकर काम करें। इसके लिए इनके बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता होना जरूरी है कि वो इस तरीके से मिलकर काम करें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो नवाचार इनोवेशन हो रहा है, वो हमारे जो सोशल गोल्स है, हमारे जो सामाजिक लक्ष्य हैं, उनमें मददगार साबित हो जाए। ठीक। फिर ये कहा गया है आर्थिक समीक्षा में कि स्ट्रैटेजिक एक योजना बनाकर और मजबूत संस्थानों के साथ, यानी कि एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल सिस्टम डेवलप कर अगर कर लिया जाए, एक स्ट्रैटेजिक योजना बनाई जाए, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे लिए एक संकट नहीं साबित होगा, बल्कि हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक चेंज में एक उत्प्रेरक के रूप में, एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, जो हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। तो इसका इस्तेमाल हम किसमें कर सकते हैं? अगर हम सही तक देखिए, हर चीज जब आती है तो उसको सही समय पर उस अपॉर्चुनिटी को पहचान कर उसके अनुरूप अगर हम ढल जाएं तो उसका हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कंप्यूटर जो क्रांति हुई थी उसका आपको एग्जाम्पल दिया कि उस समय जो भी लोगों ने इसको पहचाना और कंप्यूटर से फैमिलियर हुए, स्किल सीखी, वो बने रहे, साथ ही साथ उन्होंने ग्रोथ भी करी। वहीं जो लोग दकियानुसी तरीके से रहे और केवल विरोध करते रहे, कंप्यूटर आने से नौकरी चली जाएगी, वो गायब हो गए, उनका नुकसान हुआ। तो यही चीज यहाँ पर है कि इसका इस्तेमाल अगर हम ढंग से करेंगे, तैयार हो जाएंगे, एक योजना बना के करेंगे, तो इस संकट की जगह उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में हमारे साथ काम करेगी। फिर हम आ जाते हैं एक्सटर्नल सेक्टर में, भारत के विदेशी व्यापार में। एक्सटर्नल सेक्टर बोल लें, विदेशी व्यापार बोल लें, विदेशी क्षेत्र बोल लें, एक ही बात है।
यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंपोर्ट की, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट की, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, बैलेंस ऑफ सर्विसेज की, ट्रेड डेफिसिट की, ट्रेड सरप्लस वगैरह वगैरह की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इस सेक्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 में ये कहा जा रहा है कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी भारत के व्यापार क्षेत्र ने स्थिरता और वृद्धि का प्रदर्शन किया। हम लोगों ने शुरुआत में ही इस बारे में बात की थी कि ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल लेवल पर उथल पुथल मची हुई है, उसके बावजूद भी भारत के व्यापार क्षेत्र ने स्टेबिलिटी का, और स्टेबिलिटी ही का ही नहीं बल्कि वृद्धि का, ग्रोथ का भी प्रदर्शन यहाँ पर किया है। हम प्रभावित भी नहीं हुए और हम आगे भी बढ़े। ठीक, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि वैश्विक मंदी और महामारी, महामारी कोविड आई थी, और 2019-20 में दुनिया के सभी देशों का जो ग्रोथ रेट है वो निगेटिव हो गया था, हमारा खुद हो गया था। ठीक है, और 2019-20 में गिरावट के बाद 2021-22 में कुल निर्यात, निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट, में तेज बढ़ोतरी आई, जो 2023-24 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, और इस समय भी ये जारी है। इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा दिया हुआ है, जो आंकड़ा दिया गया, उसके अनुसार भारत का जो कुल निर्यात है, कुल निर्यात मतलब टोटल जो एक्सपोर्ट है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो 2024-25 के पहले 9 महीनों में 602.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए, जिसमें हर साल 6% की जो वृद्धि है वो दर्ज करी गई है। ठीक, तो जो एक्सपोर्ट है गुड्स का एज वेल एज सर्विसेज का, वो 9 महीनों में 2024-25 के शुरुआती जो 9 महीने हैं, उन 9 महीनों में वो 602.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, और इसमें वृद्धि भी होती चली जा रही है। वृद्धि का रेट ध्यान रखना है, कितनी वृद्धि हो रही है एक्सपोर्ट में, टोटल एक्सपोर्ट में आज 6% की वृद्धि हो रही है। वहीं अगर हम निर्यात की बात, सॉरी आयात की बात करें, आयात को बोलते हैं इंपोर्ट, यानी कि वो जो हमने दूसरे देशों से खरीदा है। आइडियल सिचुएशन ये है कि एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए, लेकिन जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, उनमें इंपोर्ट हमेशा ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट हमेशा क्या होता है, कम होता है, और इसी वजह से वहां पर होता है ट्रेड डेफिसिट। हम लोग अभी कुछ देर में ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आयात तो बढ़ा ही, निर्यात तो बढ़ा ही है, एक्सपोर्ट तो बढ़ा ही है। एक्सपोर्ट के साथ साथ जो इंपोर्ट है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन इंपोर्ट की जो वृद्धि है वो एक्सपोर्ट की वृद्धि से ज्यादा है। इसलिए जो व्यापार घाटा है वो व्यापार घाटा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उससे ज्यादा स्पीड से इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच का गैप बढ़ता चला जा रहा है, और दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक, तो इसलिए वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अप्रैल से दिसंबर 2024, यानी कि यही 9 महीने जो पहले हैं, इनके दौरान माल और सेवाओं का, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का कुल जो इंपोर्ट हुआ है, जो आयात हुआ है, वो 682.2 अरब डॉलर तक रहा। कुल आयात का मतलब हो गया टोटल इंपोर्ट, ये 682.2 अरब डॉलर हो गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.9% की जो वृद्धि है वो देखी गई। अब देखिए यहाँ पर एक सेम पीरियड में इंपोर्ट कितना है, सेम पीरियड में इंपोर्ट है 682.2 अरब डॉलर, और जो एक्सपोर्ट है वो 602.6 अरब डॉलर है। इसकी वृद्धि 6% है और उसकी वृद्धि 6.9% है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो अगर एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट से कम होता है तो इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी कि हिंदी में बोले तो व्यापार घाटा। वहीं अगर एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा होता है इंपोर्ट से, तो इसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस, यानी कि व्यापार अधिशेष। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट 602.6 अरब डॉलर है और इंपोर्ट 682.2 अरब डॉलर है, तो भारत में ट्रेड सरप्लस है कि ट्रेड डेफिसिट है? जाहिर सी बात है, व्यापार का घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, और ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
0.9% का गैप है दोनों की वृद्धि दर में। ठीक, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि निर्यात की तुलना में समग्र आयात में अधिक वृद्धि के कारण समग्र व्यापार घाटा बोले तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो 69.7 अरब डॉलर से बढ़कर अप्रैल दिसंबर 2024 में 79.5 अरब डॉलर हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि दोनों की ग्रोथ रेट में डिफरेंस है। आयात से ज्यादा तेजी से निर्यात बढ़ रहा है तो ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जाएगा उसी अनुपात में। ठीक, समीक्षा में यानी कि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि अप्रैल दिसंबर 2024 में गैर पेट्रोलियम निर्यात में 7.1% की वृद्धि हुई है और इसी समय में गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण निर्यात में 9.1% की वृद्धि हुई है। ठीक, ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान और रसायनों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि देखी गई है, जो अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान क्रमशः 6.4%, 28.6%, 9.9% और 5% की वृद्धि देखी गई है। कलर कोडिंग कर लेते हैं। दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स में जो वृद्धि है वो 6.4% की है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सामान में जो वृद्धि हुई है वो 28.6% की हुई है। इंजीनियरिंग सामान में जो वृद्धि हुई है वो 9.9% की हुई है और रसायनों में जो वृद्धि हुई है वो 5% की हुई है। तो उसको आप अलग से समरी बना लीजिएगा कि दवा और फार्मास्यूटिकल्स में वृद्धि हुई है 6.4% की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के निर्यात में वृद्धि हुई है 28.6% की, इंजीनियरिंग सामानों में 9.9% की और रसायनों में 5% की वृद्धि हुई है। जिसमें सबसे ज्यादा किसमें वृद्धि हुई है ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो वृद्धि हुई है वो किसमें हुई है? अगर देखें तो 28.6% की वृद्धि हुई है जो हुई है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर। 28.6% की वृद्धि इलेक्ट्रॉनिक सामान में हुई है, ये ध्यान हमको रखना है। पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा निर्यात में वृद्धि किस चीज में हुई है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। कपड़ा निर्यात में भी वृद्धि देखी गई है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 7.6% वृद्धि कपड़ा में हुई है निर्यात में। फिर आगे एक पॉइंट लिखा हुआ कि अनाजों, दालों और खाद्य तेलों पर बढ़ते इन्फ्लेशन के दबाव ने मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात को सीमित कर दिया है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइसेस। ठीक, कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखें तो व्यापारिक वस्तुएं, यानी कि व्यापारिक वस्तुओं का मतलब होता है ट्रेड गुड्स, व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में 1.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करी गई है। और इसका मुख्य कारण क्या है? ये कम वृद्धि है, 1.6% की वृद्धि कम है। ठीक है, वृद्धि तो है लेकिन कम वृद्धि है। कारण क्या है? इंटरनेशनल जो गुड्स हैं, वस्तु कीमत में गिरावट आई है और पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात मूल्य में कमी आई है। तो बस ये वृद्धि कितनी रही है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगली चीज ये कही गई है कि वस्तुगत निर्यात यानी कि ट्रेड, जो गुड्स का एक्सपोर्ट है, वस्तुगत निर्यात मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट, वस्तुगत आयात मतलब गुड्स का इंपोर्ट। तो वस्तुगत निर्यात में जहां वृद्धि 1.6% थी, वहीं वस्तुगत आयात में वृद्धि 5.2%। मतलब हमने जो अपने यहाँ से गुड्स बेची दूसरे देशों में उसमें केवल 1.6% की वृद्धि रही और हमने दूसरे देशों से जो गुड्स या वस्तुएं खरीदी हैं उनमें वृद्धि जो रही है वो 5.2% की रही है। ठीक, ये जो वृद्धि है मुख्य रूप से गैर तेल, गैर सोने के आयात में वृद्धि के कारण हुई है। प्रमुख गैर तेल, गैर सोने के आयातों में अलौह धातु यानी कि नॉन फेरस जो मेटल्स हैं, मशीन टूल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल गुड्स, परिवहन उपकरणों के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की वजह से हुआ, जो पूंजीगत माल की बढ़ती मांग को दिखाता है। ठीक,
फिर निर्यात की तुलना में जैसा हम लोगों ने देखा कि वस्तुगत आयातों में वृद्धि की तेज गति के कारण अप्रैल दिसंबर 2024 में व्यापारिक वस्तु घाटे को 210.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने में योगदान दिया। आप देख रहे हैं ना कि हमारे पास जो वस्तुगत जो आयात है, यानी कि जो गुड्स का जो इंपोर्ट है, वो गुड्स के एक्सपोर्ट से ज्यादा है। और अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो ट्रेड डेफिसिट होगा, व्यापार घाटा होगा। तो यहाँ पर वस्तु व्यापार घाटे का गुड्स ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़कर 210.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। जबकि पिछले साल इसी पीरियड में ये कितना था, अप्रैल दिसंबर 2023 में 189.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब आते हैं सर्विसेज में, ट्रेड ऑफ सर्विसेज में। ट्रेड ऑफ सर्विसेज की बात अगर करें तो ट्रेड ऑफ सर्विसेज में थोड़ा सा बेहतर स्थिति हमारी रही है। वस्तुगत व्यापार की तुलना में सेवाओं का व्यापार अधिक लचीला रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार प्रतिकूल भू राजनीतिक परिस्थितियों, यानी कि एडवर्स जियो पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, बात करी है हम लोगों ने इस बारे में, जो ये उथल पुथल दुनिया भर में मची हुई है, इसके बावजूद 2024-25 के पहले 9 महीनों में देश में जो सेवाओं का निर्यात यानी कि सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है उसमें 11.6% की इंक्रीज देखी गई। यानी कि इंक्रीज गुड्स के एक्सपोर्ट में कितनी थी, 1.6%, लेकिन सर्विसेज के एक्सपोर्ट में 11.6% की इंक्रीज देखने को मिली है। जिससे 2024-25 के पहले 9 महीनों में जो सर्विसेज की जो जो ट्रेड हुई है उससे जो निवल प्राप्तियां हैं वो 131.3 अरब डॉलर रही, जो पिछले साल इसी पीरियड में 120.1 डॉलर थी। इसको देखते हैं, ये निवल नहीं है, ये निवल होगा, वाह होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखें तो सर्विसेज की निवल प्राप्तियां बेसिकली क्या हैं। निवल प्राप्तियों का मतलब है, अब देखिए यहाँ पर सर्विसेज का एक्सपोर्ट कैसे होगा, एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लीजिए भारत में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। भारत का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो भारत में बैठकर अमेरिका की किसी कंपनी को कोई सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अमेरिका की कंपनी उसकी सर्विसेज ले रही है, यानी कि सर्विसेज का क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ से सर्विस बाहर के देशों में दी जा रही, तो सर्विस का एक्सपोर्ट हो रहा है, और बदले में अमेरिकन कंपनी उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पेमेंट करेगी, जो भारत में पैसा आएगा, यानी कि सर्विसेज को देने से भारत में पैसे की रिसिप्ट हुई। वहीं ये भी होता है कि किसी भारतीय कंपनी ने किसी दूसरे देश के किसी सर्विस प्रोफेशनल की, किसी मैकेनिक की, किसी इंजीनियर की सेवाएं ली हैं, तो वो बाहर का इंसान जब भारत में किसी को सर्विस दे रहा है, तो ये क्या है, ये सर्विसेज का इंपोर्ट है। यहाँ पर हम उसको पैसा देंगे। तो अब इसको समझ लेते हैं कि जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ, सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट हुआ, इसमें पैसा आया, मान लीजिए 5 लाख रुपए भारत आए, और जो किसी बाहर वाले ने हमको सर्विसेज दी, उसके बदले में भारत देश से उस आदमी को या उसको 2 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। तो 5 लाख जो है वो आ रहे हैं और 2 लाख जो है वो जा रहे हैं, तो डिफरेंस कितना हो गया, 3 लाख हो गया। ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई नेट रिसीप्ट। और यही नेट रिसीप्ट जो है वो कितनी रही, वो रही 131.3 अरब डॉलर रही, जो पिछले साल इसी पीरियड में 120.1 अरब डॉलर थी, यानी कि इसमें हुई है वृद्धि। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा जो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट है, वैश्विक सेवा निर्यात है, इसमें भारत की हिस्सेदारी 2005 में 1.9% थी और 2023 में ये 4.3% हो गई है। टेलीकॉम, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज के एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी ग्लोबल मार्केट में 10.2% है, और दुनिया में भारत का इसमें दूसरा स्थान है। ध्यान रखने वाली बातें हैं ये। दूसरी कॉमर्शियल सर्विसेज में 7.2% की हिस्सेदारी है, और भारत इसमें तीसरा बड़ा निर्यातक है, तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। मात्रा और परिवहन सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जो है वो रेस्पेक्टिवली 2.1% और 2.2% है। मात्रा नहीं होगा, ये माल होगा, माल और परिवहन सेवाओं में। विदेशी मुद्रा कोष, विदेशी मुद्रा कोष को हम फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व बोलते हैं, संरक्षित विदेशी मुद्रा कोष या प्रारक्षित विदेशी मुद्रा कोष बोलते हैं। किसी भी नाम से पुकार लें, ये एक ही चीज है। अब ये जो संरक्षित मुद्रा कोष या विदेशी मुद्रा कोष है, इसका मतलब क्या है, ये है विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व ही है। ये बेसिकली है क्या, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारा
जैसे हम अपने घर में क्या करते हैं, हम जानते हैं हमारे घर में हमेशा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ पैसा होता है। वो पैसा घर में रखा हो सकता है या बैंक में करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जमा होता है, इसको जब चाहे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बुरे वक्त के लिए हम समझ लेते हैं कि हमने अपने घर में एक तिजोरी में कुछ पैसा रखा है, बैंक जाने का भी समय नहीं मिल पाया तो तिजोरी में से निकाल लिया। ठीक, तिजोरी रखते हैं, तिजोरी में हमारे पास जरूरत भर का सोना पैसा और जरूरी कागजात वगैरह जो होते हैं, जैसे अगर कोई मुसीबत अचानक से आ जाए, कोई बीमार हो जाता है, अगर नौकरी छूट जाती है या कोई और समस्या आ जाती है, तो हम उसका इस्तेमाल अपना खर्चा चलाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए कर सकते हैं, या उस चीज से निपटने के लिए, उस समस्या से निपटने के लिए कर सकते हैं। ऐसी ही एक तिजोरी भारत सरकार के पास है, जो भारत सरकार किसके पास रखती है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखती है। और इस तिजोरी में भारतीय रुपया नहीं होता है, बल्कि इसमें फॉरेन करेंसी होती है और सोना होता है। ठीक, यानी कि भारत में जो भारत की फॉरेन करेंसी है या भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जिसको हम तिजोरी के नाम से पुकार रहे हैं, वो भारत सरकार किसके पास रखती है, वो भारत सरकार रखती है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। और इसीलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको हम एक नाम से और पुकारते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। ठीक, यानी कि भारत की विदेशी जो मुद्रा कोष है उसका वो संरक्षक है, वो उसी के पास रखा हुआ है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व हम इसीलिए आरबीआई को बोलते हैं। अब यहाँ पर इस तिजोरी में बेसिकली है क्या, इस तिजोरी में होता है फॉरेन करेंसी एसेट, एफसीए, यानी कि विदेशी मुद्रा संपत्ति होता है। फॉरेन करेंसी एसेट अब क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट हमारी तिजोरी का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें विदेशी मुद्राएं होती हैं, जैसे अमेरिकन डॉलर्स हो गए, यूरो हो गए, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, जापानीज येन हो गए। जो मजबूत करेंसीज है दुनिया भर की, वो इसका एक सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो बनाती हैं। इसके अलावा आरबीआई के पास जो सोना रखा हुआ है, वो सोना भी फॉरेन करेंसी रिजर्व का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स या विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो भी इसका हिस्सा होते हैं। एसडीआर क्या होता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसके द्वारा एक एक रिजर्व्ड प्रॉपर्टी होती है। ठीक, जो देशों को रिजर्व कर दी जाती है, जिसको जरूरत पड़ने पर वो देश उसके बदले में विदेशी मुद्रा जो है वो ले सकता है, उसको विदेशी मुद्रा में बदल सकता है, इतना पैसा विड्रॉ कर सकता है विदेशी मुद्रा का, आईएमएफ से निकाल सकता है, ये भी उसका भाग होता है। इसके अलावा आईएमएफ के पास जो रिजर्व ट्रेंच होता है, यानी कि देश अपना कुछ फॉरेन करेंसी आईएमएफ के पास डिपॉजिट करके भी रखते हैं, जिसको बोलते हैं आईएमएफ के पास रखा हुआ रिजर्व ट्रेंच। ये भी जो है वो निकाला जा सकता है आईएमएफ से, बिना शर्त किसी भी समय निकाला जा सकता है, क्योंकि हमारा ही जमा हुआ है वहां। तो ये भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व का जो है वो हिस्सा होता है। ठीक, इन्हीं के बारे में अब यहाँ पर इस सेगमेंट में जो है वो बात की जा रही है। जो विदेशी मुद्रा कोष है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है या फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट बात करी, फॉरेन करेंसी यहाँ पर डॉलर येन वगैरह सब आते हैं। सोना आता है, कॉमा होगा यहाँ पर। विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स आते हैं, क्या होता है मैंने बताया। आईएमएफ में रिजर्व ट्रेंच, ये भी क्या होता है मैंने बताया, इसको इसमें शामिल किया जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो विदेशी मुद्रा कोष है, इस विदेशी मुद्रा कोष में फॉरेन करेंसी रिजर्व में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो ये चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो जो इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास आया है, ये बता रहा है कि 2024-25 में भारत का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, प्रारक्षित आरक्षित सब एक ही बात है, ये 700 अरब डॉलर के बेंचमार्क को पार कर गया था और दिसंबर 2024 के अंत में 640.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। तो हम 700 अरब डॉलर के फॉरेन करेंसी रिजर्व को क्रॉस कर चुके थे, लेकिन दिसंबर 2024 में 640.3 अरब डॉलर पर आ गया था। ठीक, सितंबर 2024 में 711.8 अरब डॉलर के विदेशी ऋण के लगभग 90% को कवर करने के लिए पर्याप्त था। यानी कि हमारे ऊपर सितंबर 2024 में कितना फॉरेन डेट था, कितना कर्जा था भारत के ऊपर विदेशियों का, विदेशी देशों का, विदेशी इंस्टीट्यूशंस का, वो था 711.8 अरब डॉलर। और हमारे पास इतना फॉरेन करेंसी रिजर्व था जो उसके 90% भाग को कवर करता था, जो कि अच्छा था। और अगर कोई जोखिम हमारे ऊपर आता था आता तो हम आराम से अपने डेट को निपटारा कर सकते थे। ठीक, अब क्योंकि हमारा 700 बिलियन 700 जो है
अरब डॉलर बिलियन डॉलर के बेंचमार्क को हम पार कर चुके हैं। तो हम उन देशों की कैटेगरी में पहुंच गए हैं जिनके पास बड़े फॉरेक्स रिजर्व हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार 2024 तक भारत ने दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा रिजर्व वाले देशों में अपना स्थान बना लिया है। और चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद वैश्विक स्तर पर भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। ध्यान रखना है कि फॉरेन करेंसी रिजर्व में, फॉरेक्स रिजर्व में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। फॉरेक्स रिजर्व में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर हमारा है चाइना, दुनिया में सबसे बड़ा फॉरेन करेंसी रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व है। दूसरा है जापान, तीसरा है स्विट्जरलैंड और चौथा है अपना इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं आगे, और यहाँ पर ये कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत का जो फॉरेन लोन है, फॉरेन डेट है, वो स्टेबल रहा है, ना बढ़ा है ना घटा है। और इस स्टेबिलिटी ने जो वैदेशिक क्षेत्र है, जो एक्सटर्नल सेक्टर है, उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करी है। फिर हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो ये कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के परसेंटेज के रूप में जो विदेशी ऋण है, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में जो फॉरेन डेट है, जो एक्सटर्नल डेट है, वो 2024 जून के अंत में 18.8% से थोड़ा बढ़कर सितंबर 2024 के अंत में 19.4% हो गया है। यानी कि एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी का रेशियो इतना हो गया है। मतलब ये है कि हमारी जितनी जीडीपी है उसके 18.8% तक हमारा हमारे ऊपर कर्जा था 2024 जून के अंत में। और सितंबर 2024 में हमारे पास जो कर्जा है वो हमारी जीडीपी के 19.4% तक हो गया। और इस एक्सटर्नल डेट में जो शॉर्ट टर्म लोन है, अल्पकालिक ऋण है, शॉर्ट टर्म लोन किसको बोलते हैं? जिसको एक साल के अंदर चुकाना होता है। ठीक है, जिसको एक साल के अंदर ही चुका देना है उसको अल्पकालिक ऋण या शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो हिस्सेदारी थी वो 19.4% थी जून 2024 में, और ये बढ़कर 18.8% हो गई है सितंबर 2024 में। ठीक, हमारे देश में जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें सबसे ज्यादा जो चीज शामिल है वो क्या है? अमेरिकी डॉलर। 53.4% से ज्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व अमेरिकन डॉलर को कंसिस्ट करता है। भारतीय रुपया 13.2, एसडीआर 5% और यूरो 3% का हिस्सा जो है वो रहा है। मतलब ये फॉरेक्स रिजर्व मेरे मुंह से निकल गया, विदेशी ऋण की बात यहाँ पर हो रही है। फॉरेन डेट में जो अमेरिकी डॉलर पर जो लोन है वो 53.4% है। इस प्रकार जो एक्सटर्नल सेक्टर के संबंध में बताया गया है आर्थिक समीक्षा में कि अच्छा निष्पादन किया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फिर आगे चलते हैं। बाहरी मांग में मंदी के कारण व्यापारिक निर्यात में मध्यम वृद्धि देखी गई, लेकिन मजबूत घरेलू मांग के कारण व्यापारिक आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। बढ़ी हुई निवल सेवा प्राप्तियों और बढ़ते संप्रेषण ने व्यापारिक व्यापार घाटे को कम किया है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण है कि विदेश में हमारे यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं वो पैसा कमा के जो भारत में भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इससे व्यापार घाटे की वृद्धि में कमी आई है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में उल्लिखित है कि सेवा क्षेत्र से घरेलू और वैश्विक दोनों ही स्तर पर विकास को बढ़ावा मिल रहा है। ग्लोबल जो जीडीपी है उसमें 62% जो योगदान है वो सर्विसेज के मूल्य संवर्धन का है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का है। ठीक है, और पिछले दशक में चीन, थाईलैंड, भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों के लिए जो सर्विसेज हैं विकास का माध्यम रही हैं। जो सर्विस सेक्टर है वो इकोनॉमी में ग्रॉस वैल्यू एडिशन में सबसे स्थिर योगदान करता रहा। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला कि एकदम से कम हो गया और अचानक से बढ़ गया, ये नहीं, स्टेबल तरीके से बढ़ रहा है। और प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित मूल्य मतलब वही करंट प्राइसेस पर, चालू मूल्यों पर, कुल जीवीए में इसका योगदान 2013-14 में 50.6% से बढ़कर 24-25 में 55% हो गया है। और ये क्षेत्र लगभग 30% कार्यबल को रोजगार भी प्रदान करता है। हम ये इसको आसानी से समझने के लिए बोल सकते हैं कि 30% जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में ही काम करते हैं, या सर्विस सेक्टर 30% लोगों को रोजगार देता है। ठीक है,
फिर ये इसको रीड कर लेना है बस, क्या क्या है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि पिछले 2 दशकों से वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इससे वैश्विक वस्तुगत निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली है। वर्ष 2023 में यूएसए की 13% की बाजार हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल जो सर्विस एक्सपोर्ट था उसमें सबसे आगे अमेरिका था, 13% की हिस्सेदारी थी उसकी। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की सर्विसेज के एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी थी 7.4%। ठीक। फिर जर्मनी 5.5%, आयरलैंड, चीन, फ्रांस वगैरह, और उसके बाद इनकी जो हिस्सेदारी आयरलैंड, चीन, फ्रांस की 5% के आसपास थी। भारत वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर है और ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में 4.3% की उसकी हिस्सेदारी है। ठीक। आगे यहाँ पर आर्थिक समीक्षा 2013-14 से 2022-23 का ये जो पीरियड है, इस पीरियड में देखा गया है कि भारत में जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो 11% की दर से बढ़ा है। भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर सर्विसेज और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात लगभग 70% है, ये ध्यान रखना है। सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के मामले में भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल रहा है। फिर हमारा कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमारी देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हम लोग जानते हैं, और एक बड़ा तबका कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण के तहत आर्थिक समीक्षा 2024 में कहा गया है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि कृषि और संबद्ध कार्यकलाप का क्षेत्र जो है वो लंबे समय से नेशनल इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ही कैसी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो उसकी बैकबोन ये बना हुआ है। जो करंट प्राइसेस के आधार पर, वर्तमान मूल्य यानी कि चालू मूल्यों के आधार पर 2023-24 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान इस क्षेत्र में रहा है, और ये लगभग 46 पॉइंट आबादी को रोजगार ये क्षेत्र प्रदान करता है। सर्वे में ये भी कहा गया है कि अभी जो चुनौतियां हाल के वर्षों में एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिली है उसके बावजूद भी 2016-17 से 2022-23 तक इसने 5% की दर से 5% की एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो यहाँ पर दिखाई है। ठीक। फिर अगला पॉइंट हमारे पास है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत का विश्व के कुल अनाज उत्पादन में, टोटल जो सीरियल प्रोडक्शन है, जो अनाज उत्पादन है उसमें 11.6% का योगदान है। हालांकि देश में फसल की पैदावार अन्य प्रमुख फसल उत्पादक देशों की तुलना में काफी कम है, जो उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता पर बल देती है। दो बातें यहाँ पर निकल के आती हैं। पहली चीज तो ये है कि 11.6% का टोटल दुनिया का जो अनाज उत्पादन है उसमें भारत का योगदान है, यानी कि दुनिया में जो कुल अनाज का उत्पादन होता है उसका 11.6% भारत में होता है। दूसरी चीज ये है कि भारत में प्रोडक्टिविटी जो अनाज की है वो कम है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि पर यूनिट जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भारत में कम है दूसरे देशों के मुकाबले। इससे प्रोडक्टिविटी में सुधार की जरूरत भारत में है, जिससे कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन और बढ़ेगा। कृषि फसलों के अंतिम अनुमान एवं बागवानी फसल के तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में 332.3 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित है। 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1,647.05 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल की तुलना में 89.37 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। 2011-12 से 21-22 के लिए जो मत्स्य पालन क्षेत्र, जो फिशरी सेक्टर है, उसमें 8.7% की चक्रवृद्धि वार्षिक व्यक्ति वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। उसके बाद पशुधन 5.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर है। चक्रवृद्धि जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जो पोर्शन था हमारा इकोनॉमिक सर्वे का था। अब बाकी जो है हमारी वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है एलआईसी के बारे में, कि जो एलआईसी है यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन भारत की है, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा जो बीमा ब्रांड है वो बन के उभरा है। 2025 मार्च में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में भारतीय जीवन बीमा निगम को दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है। एलआईसी का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो 88/100 रहा है।
पहले स्थान पर पोलैंड की पीजेडयू कंपनी थी। दूसरे स्थान पर चीन का चाइना लाइफ इंश्योरेंस है और तीसरे स्थान पर एलआईसी है। ठीक है। एलआईसी वैश्विक बीमा कंपनियों में ओवरऑल ब्रांड वैल्यू के मामले में 36% की वृद्धि करके 13.3 बिलियन डॉलर के साथ 12वें स्थान पर है ब्रांड वैल्यू के मामले में। ठीक है। एसबीआई लाइफ भी शीर्ष 100 बीमा कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र दूसरी भारतीय बीमा कंपनी है जिसकी ब्रांड वैल्यू 27% बढ़कर बढ़कर 1.6 बिलियन डॉलर हो गई है और वो 76 पोजीशन पर है। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि दिसंबर के तिमाही में एलआईसी का स्टैंड अलोन शुद्ध लाभ 17% बढ़कर 11,056.47 करोड़ हो गया। स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि कंपनी का अपना खुद का लाभ। कई कंपनी जैसी होती हैं जो मूल कंपनी के साथ साथ सब्सिडरी यानी कि सहायक कंपनियां भी चला रही होती हैं। जैसे एलआईसी की ही अगर हम लोग बात करें तो एलआईसी अपने आप में तो एक कंपनी है ही, इसकी कई सारी सहायक कंपनियां भी हैं जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एलआईसी म्यूचुअल फंड। तो स्टैंड अलोन लाभ का मतलब है कि केवल एलआईसी जिसमें इन सब्सिडरीज कंपनीज के प्रॉफिट लॉस को शामिल नहीं किया गया उसको स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक। बस इसमें इतना ही। यहाँ पर लिस्ट देके रखी गई टॉप 5 की, उसको ध्यान रख ले। 3 को तो हम लोग देख ही चुके हैं, पोलैंड की पीजेडयू, आ, दूसरे नंबर पर चाइना लाइफ इंश्योरेंस, तीसरे नंबर पर एलआईसी है, चौथे पर एनआरएमए और पांचवे पर यूनिपोल साई है। तो इनके नाम ध्यान रखने हैं। 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के अग्रिम अनुमान हमको दिए गए हैं और ये अनुमान किसने दिए हैं? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए हैं। खरीफ और रबी के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। ठीक। यहाँ पर ये कहा गया है, सब कुछ नहीं, बस जरूरी चीजें। खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन जो है वो 1663.91 लाख मीट्रिक टन, रबी का 1645.27 लाख मीट्रिक टन है। ठीक। अब खरीफ में चावल वगैरह का उत्पादन यहाँ पर देके रखा गया। गेहूं का ध्यान रख लीजिए, गेहूं जरूरी है। चावल खरीफ में 1206.79 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन का अनुमान है और रबी में 157.58 लाख का। खरीफ में श्री अन्न यानी कि जो मोटे अनाज है उनका 137.52 लाख मीट्रिक टन और रबी के मौसम में जो मोटे अनाज होते हैं उनका 30.81 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है तो जरूरी यही जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो बाकी को भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही है जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। गन्ने का ध्यान रख लें। बस इसके बाद इतना इसमें, आगे चलते हैं अब। ठीक है। आगे हमारा आईआरसीटीसी आईआरएफसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है वो दिया गया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां हैं, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं उनका एक दर्जा है। ठीक। और जो 9th 5 ईयर प्लान था उसमें पहली बार जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स थी, सार्वजनिक उपक्रम थे, उनको नवरत्न और मिनी रत्न में डिवाइड किया गया था। नवरत्न की अगर हम लोग बात करें तो जो नवरत्न है ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स का एक स्पेशल क्लास कैटेगरी होता है और जिसकी शुरुआत जो हुई थी वो 22 जुलाई 1997 में हुई थी। नवरत्न का जो कंसेप्ट है वो शुरू किया गया था कब? 22 जुलाई 1997 को। और आज की डेट में नवरत्न कंपनियों की संख्या है 26, महारत्न कंपनियों की संख्या है 24। तो नवरत्न कंपनियां हैं 26, महारत्न कंपनियां जो हैं वो 14 हैं। मिनी रत्न में दो कैटेगरीज हैं, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। जो मिनी रत्न कैटेगरी है उसमें 52 कंपनियां हैं और जो 1 वाली में और मिनी रत्न 2 में 11 कंपनियां जो है वो शामिल हैं। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो भारतीय रेलवे की, जो भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम है यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन को नवरत्न का जो है वो दर्जा दिया गया है। और नवरत्न का दर्जा देने के बाद अब नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या जो है वो हो गई है कितनी? वो हो गई है
26। ये कौन कौन सी हैं, मैं नाम एक बार ले लेता हूँ। एक है इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर्स कारपोरेशन लिमिटेड जिसको कॉनकॉर्ड बोला जाता है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, एनएमडीसी, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, रेल विकास निगम, और ऐसे ही जो अभी नई है वो एनएसपीसी, एसजेवीएन यानी कि सतलज जल विकास निगम, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, कुल मिला के 26 हो गई हैं। इन सबके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि इनमें से कौन नवरत्न है, कौन नवरत्न नहीं है, कौन महारत्न है, कौन महारत्न नहीं है, ये पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये दो कंपनियां हैं जिनमें आईआरसीटीसी जो है वो 25वीं और आईआरएफसी जो है वो 26वीं नवरत्न कंपनी जो है वो बन गई है। अब ये नवरत्न कंपनी है, ये बेसिकली अपनी, इनका फायदा क्या होता है, ये कंपनी अपनी नेटवर्थ के 30% तक, ये 1,000 करोड़ तक का जो निवेश है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी से, अपने स्वविवेक से कर सकती हैं। इनको बनाने के भी कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो हमारे अभी यहाँ पर परव्यू में नहीं है। ठीक। इनको दर्जा कौन देता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डीपीई जो है, वो पब्लिक अंडरटेकिंग्स में लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को नवरत्न का दर्जा देती है। ठीक है। तो कुल इसमें 26 नवरत्न कंपनीज हैं, जिनमें से 7 जो है वो रेलवे से संबंधित हैं। तो 7 रेलवे से संबंधित कौन है, कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर, आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन, राइट्स, रेलटेल कारपोरेशन, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, ये है यहाँ पर। इसमें इतना ही ध्यान रखना है हम लोगों को। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल यानी कि वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव 27 फरवरी 2025 को, तारीख ध्यान रखना है, 27 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, यानी कि उसको ज्यादा बेहतर करना, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसकी ग्लोबल जो ट्रेड प्रेजेंस है उसको मजबूत करने और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सारे इनिशिएटिव्स की शुरुआत करी। ठीक। इन इनिशिएटिव्स में भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसमें ऑपरेटेबिलिटी को स्टैंडर्डाइज करने, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए एक पहल शुरू करी जिसका नाम था एक राष्ट्र एक बंदरगाह, या वन नेशन वन पोर्ट पहल को शुरू किया गया है। ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है जो डॉक्यूमेंटेशन और जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो डिस्क्रिपेंसी जो विसंगतियां हैं उनको दूर करना, और इनके वजह से, इन विसंगतियों की वजह से जो अक्षमताएं हैं वो बढ़ रही हैं, लागत में वृद्धि हो रही है और परिचालन में भी देरी होती है। तो इसको दूर कर लिया जाएगा तो ये दो जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, दक्षता बढ़ेगी। इसके अलावा लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि एलपीपीआई सागर आकलन का भी शुभारंभ किया गया। तो सागर आकलन क्या है, सागर आकलन एक लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है जिसकी शुरुआत करी गई है। और जो एलपीपीआई है ये एफिशिएंसी और इनोवेशन की जो कल्चर है उसको बढ़ावा देगा, दक्षता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा, जिससे भारत के जो बंदरगाह हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड यानी कि वैश्विक मानकों की ओर बढ़ेंगे, और देश की जो एक मराइन कैपेबिलिटी है, समुद्री साख है, क्रेडिबिलिटी या समुद्री साख है वो बढ़ेगी। ठीक। पहले से ही भारत ने जो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स है उसमें उल्लेखनीय प्रगति करी है, और विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत जो है वो 44वें स्थान से 22वें स्थान पर पहुंच गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। इसके साथ ही साथ भारत की समुद्री पहुंच का विस्तार करके और वैश्विक व्यापार लचीलापन बढ़ाकर ग्लोबल ट्रेड को मजबूत करने के लिए भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्टियम का भी शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा मैत्री यानी कि इंटरनेशनल व्यापार और विनियामक इंटरफेस के लिए मास्टर एप्लीकेशन को भी शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने देश के समुद्री विरासत यानी कि मराइन हेरिटेज और मराइन डेवलपमेंट को मनाने के उद्देश्य से मुंबई में 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक भारत समुद्री सप्ताह के आयोजन की भी घोषणा करी है, जो एक द्विवार्षिक वैश्विक समुद्री सम्मेलन होगा जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा। तो भारत समुद्री सप्ताह का आयोजन किया जाएगा मुंबई में 27 से 31 अक्टूबर तक, जो हर 2 साल में होगा अब से, और दुनिया में सबसे बड़ा
ये आयोजन होगा। फिर अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देश के 10 सर्वाधिक कर्जदार राज्य कौन कौन से हैं। ये रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया एक आंकड़ा है, और इसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि पिछले 5 सालों में जो भारतीय राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका जो कर्ज है वो पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। इस इन आंकड़ों में ये कहा गया है कि 2019 में राज्यों का कुल बकाया जो है वो 47.9 लाख करोड़ रुपए था, और 2024 में ये 83.3 लाख करोड़ हो गया है। तो 5 सालों में लगभग दुगुने के आसपास, दुगुने से कम है लेकिन लगभग दुगुने के आसपास हम पहुंच रहे हैं। 74% की ये वृद्धि है, जिसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों का है। राज्यों का कर्ज बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण, इसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जिसको निपटने के लिए राज्यों को उधार लेना पड़ता है। राज्यों की योजनाओं के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं और दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए अब कर्ज लेना उनके लिए एक तरीके जरूरी होता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है, फिर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे स्थान पर हमारे पास आते हैं। देखिए, तमिलनाडु 8.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, यूपी में 7.7 का, महाराष्ट्र के ऊपर 7.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, और ऐसे ही पश्चिम बंगाल में 6.6 और कर्नाटक के ऊपर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तो 10 याद कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन टॉप 5 तो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए। तो ये तो एब्सोल्यूट फिगर्स पर, यानी कि एक्चुअल कितना कर्ज है उसकी बात हो गई। अब वृद्धि की बात करें, 5 वर्षों में कर्ज की वृद्धि हर राज्य में अलग अलग रही। किसी राज्य में कर्ज की ज्यादा लिया गया, ज्यादा वृद्धि हुई, किसी राज्य में कम वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में कर्ज में सबसे ज्यादा 114% की वृद्धि देखी गई है। कर्नाटक और तमिलनाडु में 109% की और 108% की, जबकि उत्तर प्रदेश में कर्ज है तो सबसे ज्यादा में टॉप 3 में, लेकिन इन 5 सालों में कर्ज लेने की जो वृद्धि है वो केवल 35% है, जो सबसे कम रही। ठीक, राज्यों के कर्ज को उनके जीडीपी या जीएसडीपी के अनुपात में मापा जाता है, जो उनके कर्ज के बोझ को दर्शाता है। ठीक, सबसे कम जो डेट जीएसडीपी रेशियो वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, इसका अनुपात 18% है। फिर पश्चिम बंगाल का सबसे कम 30, सबसे अधिक 39% है। यहाँ पर कर्ज जीएसडीपी अनुपात दे के रखा गया है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल को देखें तो 39% सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र का 18% सबसे कम है, और उत्तर प्रदेश का हमको ध्यान रखना है 30% का जीडीपी रेशियो है, यानी कि उसके जीडीपी का 30% जो है उसके ऊपर कर्ज है। ठीक, महाराष्ट्र 40.44 लाख करोड़ रुपए के जीएसडीपी के साथ भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बना हुआ है। फिर तमिलनाडु 27.22 लाख करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश 25.4 8 लाख करोड़ के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर जीडीपी बताई जा रही है। फिर आता है हमारे पास नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2025। 5 मार्च को ये जारी किया गया, तारीख से मतलब नहीं है। जारी किसने किया? लंदन स्थित ग्लोबल एक एसेट कंसल्ट फर्म है नाइट फ्रैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है, और ये 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 है, जिसमें दुनिया भर में जो धन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से किया है वो बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वाला देश बन गया है, HNWI वाला देश बन गया है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो लोग होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टेबल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा या 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की प्रॉपर्टी वो इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास है। ऐसे लोगों को हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोला जाता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर ही पूछा जा सकता है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन होते हैं। ठीक, 2024 में भारत में 85,698 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% ज्यादा हैं, और 2028 तक इनके 93,753 तक पहुंचने की उम्मीद है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की आबादी में 4.4% की वृद्धि हुई है, और पूरी दुनिया में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या बढ़कर 23,41,378 हो गई है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले दुनिया के टॉप कंट्रीज कौन कौन से? तो नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसमें 9
9,05,413 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, और दुनिया के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के 38.7% को कंप्राइज करते हैं ये। जो चाइनीज मेन लैंड है, इसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या 4,71,634 है। दुनिया के 20.1% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल चाइना के हैं। जापान में इनकी संख्या 1,22,119 है, 5.2% ग्लोबल का। और भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की जो संख्या है 2024 में वो 85,698 है। पूरी दुनिया के 3.7% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत में है। वहीं जर्मनी 69,798 के साथ 5वें स्थान पर आता है। ठीक। यूएसए में सबसे अधिक अरबपति हैं हम लोगों ने अभी देखा, 9 लाख से ज्यादा। कुल संपत्ति 5.7 ट्रिलियन डॉलर है। चीन दूसरे स्थान पर है। अरबपतियों की संख्या हम लोग अभी देख के आए टेबल में, इनकी कुल संपत्ति 1.34 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के अलावा एक और टर्म है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इनकी संपत्ति 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा होती है, उसको बोला जाता है। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है आपको आंकड़ा ध्यान रखना है। और हाई नेटवर्थ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या पहली बार 1 लाख के पास हो गई है। यानी कि दुनिया में 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टेबल प्रॉपर्टी को अपने पास रखे हुए हैं। जो नए अरबपति 2024 में बने उनमें 82% जो है वो पुरुष है, और 2020 में 90% कम हुए हैं। ये ध्यान रखिए। 30 वर्ष से कम उम्र की महिला अरबपतियों की हिस्सेदारी 47% हो गई है, जिससे महसूस समझ में आ रहा है कि जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर आ रही है। भारत के कंटेक्स में अगर बात करें तो भारत में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, ये माना जा रहा है कि 2028 तक भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या 9.4% बढ़कर 93,753 हो सकती है। 2024 में 191 अरबपति भारत में थे, और दुनिया में तीसरे स्थान पर था। ठीक। 26 नए अरबपति यहाँ पर 2024 में जुड़े हैं, जबकि 2019 में भारत में केवल 7 नए अरबपति जो थे वो जुड़े थे। अरबपतियों की कुल संपत्ति भारत में 950 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है, और यहाँ पर ही भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। नाइट फ्रैंक ने एक और इंडेक्स जारी किया जिसका नाम है प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स, PIRI। इसमें वैश्विक लग्जरी संपत्ति मूल्यों में 3.6% वृद्धि दर्ज करी गई, यानी कि लग्जरी प्रॉपर्टी ओनरशिप की बात यहाँ पर की जा रही है। भारत में अगर देखें तो लग्जरी रियल एस्टेट के मामले में दिल्ली 37वें स्थान से 2023 में जहां पर थी, 2024 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है। यानी कि लग्जरी रियल एस्टेट की मात्रा संख्या यहाँ पर बढ़ी है। लग्जरी रेजिडेंशियल कीमतों में 6.7% की वृद्धि हो रही है। बेंगलुरु 59वें स्थान से 40वें पर पहुंच गया है, और मुंबई 21वें स्थान से 28वें पर आ गया है। नाइट फ्रैंक ने पहली बार 18 से 35 वर्ष के यंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का यहाँ पर सर्वे किया है ग्लोबल, और ये वो हैं जिनकी वार्षिक आय जो है वो 1,25,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा थी। फिर अगला है संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी, उत्तर प्रदेश में भी ये है। और यहाँ पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM को मंजूरी दी है, पशुधन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। ये जो संशोधित योजना है ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम योजना के एक सेंट्रली कंपोनेंट के रूप में लागू की जाएगी। 15वां जो वित्त आयोग था, जिसका पीरियड 2021-22 से 2025-26 है, इस दौरान 3400 करोड़ रुपए का जो बजट है इसमें अलॉट किया गया है, और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की एडिशनल बजट की यहाँ पर मंजूरी दी गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव है दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना, जो यहाँ पर पशुधन है इसमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, साथ ही साथ भारत की स्वदेशी गोवंश नस्लों का संरक्षण वैज्ञानिक तरीकों से करना इसके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। इसमें जो नई इनिशिएटिव जोड़े गए हैं वो क्या है, यहाँ पर जो बछिया पालन केंद्र है यानी कि हेल्पर रियरिंग सेंटर जहाँ पर बछियों का पालन किया जाता है, ऐसो की स्थापना करने के लिए एक बार 35%, 15,000 बछियों के लिए स्थापना की जाएगी। इसमें 35% की सहायता दी जाएगी। 30 आवासीय केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उच्च आनुवांशिक योग्यता यानी कि वाली IVF बच्चियों के लिए 3% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
इसके अलावा जो किसान दूध संघों, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऐसी बच्चियों के लिए ऋण लेंगे, उन्हें ब्याज में 3% की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन नेटवर्क और सीमेंट स्टेशन को मजबूत बनाया जाएगा। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्निक से नस्ल सुधार को तेज किया जाएगा। और यहाँ पर दूसरे कई सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए जाएंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर वो है, पिछले 10 वर्षों में दूध उत्पादन में 64.5% की जो वृद्धि है वो देखने को मिली है। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता या दूध उपलब्धता जो है, अवेलेबिलिटी है, वो 2013-14 में 307 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। और पशु उत्पादकता में 26.34% की वृद्धि यहाँ पर देखने को हमें मिली है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर है, चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार खोजा गया है। चीन के हुनान प्रांत में पिंगजियांग काउंटी में एक ऐसे सोने की खदान का पता चला है जहां 1,000 टन से ज्यादा सोना निकलने का अनुमान लगाया गया है। ये धरती से लगभग 3 किलोमीटर नीचे खोजी गई खदान और अब तक का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट है। ठीक। दक्षिण अफ्रीका में साउदर्न जो आइलैंड खदान है, वहां पर 900 टन सोने का भंडार है और उससे भी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला है, जिसकी कीमत लगभग 83 अरब डॉलर एस्टिमेट करी गई है। चीन पहले ही विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2023 में दुनिया में सोने के कुल उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 10% थी। ठीक। बागवानी उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान यहाँ पर देके रखे गए हैं, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी किए हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि 2024-2025 में देश में बागवानी फसलों के अधीन कुल क्षेत्रफल जो है वो 28.84 मिलियन हेक्टेयर है, जो 2023-24 में 29.90 मिलियन हेक्टेयर था। ठीक। 2024-25 में कुल बागवानी उत्पादन 362.09 मिलियन टन अनुमानित है और 2023-24 में ये 354.76 मिलियन टन था। इस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में 7.34 मिलियन टन की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही, 2.07 मिलियन टन की। ठीक है। 2023-24 में देश में सब्जियों का कुल उत्पादन 207.2 मिलियन टन था, जो 2024-25 में 214.5 मिलियन टन के पहले अग्रिम अनुमानों में अनुमानित है। ठीक। इतना इसमें ध्यान रखना है, बाकी आप इंडिविजुअली देख सकते हैं, इसको भी देख लीजिएगा एक बार, लेकिन इसके आने की उम्मीद कम है। फिर आता है दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं की फोर्ब्स सूची। तो दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची जो है वो फोर्ब्स पत्रिका ने जारी करी है। सूची का नाम है फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2024। इसमें ये बताया जा रहा है कि पिछले साल ग्लोबल जो अरबपति मिलियनियर जो पॉपुलेशन है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 13.3% थी। और फरवरी 2025 तक दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाएं अपने प्रभावशाली नेतृत्व की वजह से उभर कर आई हैं। यहाँ पर दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाएं कौन कौन सी, तो नंबर 1 पर एलिस वॉल्टन है, 112.5 अरब डॉलर के साथ वॉलमार्ट से इनको संपत्ति है। फिर लॉरियल की फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर से उनका परिवार 74.4 अरब डॉलर के साथ। जूलिया कोच और फैमिली जैकलिन मार्च चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर राफेला अपोन्टो डायमंड है। इसके अलावा अगर टॉप 10 में देखा जाए तो भारत का सावित्री जिंदल और उनकी फैमिली यहाँ पर टॉप 10 में 7th पोजीशन पर है, 32.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जेएसडब्ल्यू ग्रुप में। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 1 तो हमारे पास गंगा नदी पर है और नेशनल वाटरवे 2 हमारा ब्रह्मपुत्र पर है। इस नेशनल वाटरवे 2 पर जोगी घोपा अंतरदेशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। असम के बोगाई गांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे जोगी घोपा शहर में इस अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। ठीक। नेशनल वाटरवे 2 पर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर विकसित टर्मिनल भूटान के गेलेफू से 91 किलोमीटर, बांग्लादेश सीमा से 108 किलोमीटर और गुवाहाटी से 147 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। इसके बाद यहाँ पर इस जोगी घोपा जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद 2 माल लादने की नौकाओं के साथ एक जहाज एमवी त्रिशूल को बांग्लादेश के लिए हरी झंडी भी यहाँ पर दिखाई गई है।
फिर 2024-25 की नेशनल इनकम से रिलेटेड जो अग्रिम अनुपात हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये जो अग्रिम अनुपात हैं ये जारी किए हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक। इसमें ये बताया गया है कि जीडीपी में जो वृद्धियां हैं क्रमशः 6.6% और 5.6% अनुमानित हैं 2024-25 की पहली दोनों जो तिमाहियां हैं उनमें। ठीक है। और तीसरी तिमाही में जीडीपी में 6.2% की वृद्धि नवीनतम आंकड़ों में दिखाई गई है। तो ये तिमाही वाला पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2024-25 में जीडीपी में ग्रोथ 6.4% अनुमानित की गई थी और 2023-24 में जीडीपी में वृद्धि अब संशोधित अनुमानों में 9.2% आकलित है, जबकि 2022-23 में जीडीपी में वृद्धि 7.6% रही। तो ये अलग अलग सालों की जीडीपी हमको ध्यान रखनी है। 2022-23 में जीडीपी 7.6% थी। 2023-24 में जीडीपी जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में 9.2% कर दी गई है और 2024-25 में जीडीपी में जो ग्रोथ है वो 6.4% की एस्टिमेट करी गई है। ठीक है। 2024-25 में कंस्टेंट प्राइसेस पर जो जीडीपी है वो 6.5% एस्टिमेटेड है, जबकि जो करंट प्राइसेस पर 9.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर एनएसओ ने बताया है यहाँ पर कि 2024-25 के शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है वो 161.50 अनुमानित है, जबकि 2023-24 में 151.76 लाख करोड़ जो है वो रही है। ये स्थिर कीमतों पर है, रियल है, मतलब स्थिर कीमतों पर हम लोग शुरुआत में देख के अभी आए हैं। ठीक। स्थिर कीमतों पर जो नेट नेशनल इनकम है उसमें 2024-25 में 6.4% वृद्धि अनुमानित है और 2023-24 में 9.6% की ग्रोथ यहाँ पर रही थी। कंस्टेंट प्राइसेस पर कैपिटा इनकम 2024-25 में 1,14,705 रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2023-24 में रियल पर कैपिटा इनकम जो है वो 1,08,786 थी। ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं। 2024-25 में जो ग्रोथ है वो 5.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर जीडीपी की बात कर लेते हैं। 2024-25 में जो रियल जीडीपी है यानी कि जीडीपी एट कंस्टेंट प्राइसेज है, जिस पर बेस ईयर 2011-12 का लिया गया है, वो 187.95 लाख रहने करोड़ रुपए रहने का अनुमान एनएसओ ने लगाया है। ठीक। ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात अगर करें तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन 2011-12 के प्राइसेस पर 2023-24 में 161.51 लाख करोड़ रुपए था और 2024-25 में 171.80 लाख करोड़ रहने की संभावना यहाँ पर है। ग्रोथ 6.4% है, जबकि 2023-24 में ये 8.6% थी। फिर यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद जो आता है वो करंट प्राइसेस पर आ जाता है। तो रियल पर ध्यान रखें, करंट में भी एक बार देख लें कि 2024-25 में करंट प्राइसेस पर 331.03 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। करंट और बाकी क्या है हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें इतना ही है बहुत। अब उत्पादक क्षेत्रों का योगदान यहाँ पर दिया गया है कि प्रस्तुत मूल्यों पर जीवीए में उत्पादक क्षेत्रों का योगदान कितना रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 19.7% रहा है, जो देखिए लगातार आपका घटता हुआ चला जा रहा है। 20-21 में 22.1 था, फिर 21 हुआ, फिर 20.1 हुआ, फिर 19.7 रहा, जो लगातार घट रहा है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो यहाँ पर 25.9 है, जिसमें उतार चढ़ाव हुआ है। 25.6 20-21 में था, फिर बढ़कर 26.8 हो गया है, फिर 22-23 में ये हो गया है 25.6 और फिर हो गया 25.9 बढ़कर। सर्विस सेक्टर अगर देखें तो ये भी 52.3 से 52.2, 54.3 और 54.4, ये वाला आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ये वाला जो 23-24 का है इस पर कंसंट्रेट रखिए, बाकी तो वो है ही है। जीवीए भी यहाँ पर अगर देखें तो प्राइमरी सेक्टर का 2.7 2023-24 में अनुमानित है, द्वितीय क्षेत्र का 11.4, टर्शरी सेक्टर का 9 और कुल जीवीए में 8.6% की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर 161.5 लाख करोड़ का यहाँ पर वो है। ठीक है। 20-21 में देखिए निगेटिव रहा था क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट था वहां पर। तो
ये हम इतना आज हम लोग इसको रखते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बाकी थोड़ा सा बचा हुआ उसको हम लोग अगली क्लास में इसको खत्म कर देंगे, और ये हमारा घटना सार जो है फिनिश हो जाएगा। तो इसको इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।